हाँ तो भाई, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये बताओ मुझे सबसे पहले तो। राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसमें हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। राजस्थान का जो जनरल इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमने सारी चीज़ें देखी भाई, उत्पत्ति देखी, उसके लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स सारी चीज़ें देखी। उसके बाद में हमने एक बहुत बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं वो हमने कंप्लीट करा। और क्या आप नोट्स वगैरह प्रॉपरली बना रहे हैं, क्लासेस ढंग से ले रहे हैं क्या? हुँ? और राजस्थान ज्योग्राफी में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। हिंदी में आप हेडिंग डालना राजस्थान अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र लिख लीजिए, वरना राजस्थान का अपवाह तंत्र लिख सकते हैं। तो ये मैंने बहुत बढ़िया सी मेहंदी बनाई है। और ये और कि डी से दृष्टवती नदी, आर से रूपा रेल, ये सारी नदियों की मीनिंग, ये बहुत सारी नदियां हैं जो हम पढ़ेंगे भाई। मेहंदी बहुत बनाते हो आप हैं। तो चलो ठीक है, राजस्थान की नदियाँ जो है वो स्टार्ट करेंगे हम। नदियाँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी टिपिकल भी पड़ता है। टिपिकल ये इसलिए पड़ता है क्योंकि बहुत सारी नदियाँ हो जाती है और फिर वो नदियाँ ना इसकी इसमें घुसाते हो, उसकी उसमें घुसाते हो, तो वो सारी कन्फ्यूज़न ना हो आपके लिए कुछ हम ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ में मैं बहुत ही बढ़िया से डायग्रामेटिक वे में भी आपको समझाऊंगा। तो ये टॉपिक की आप टेंशन छोड़ दो, स्टार्ट करने से पहले ही मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ही टेंशन छोड़ दो आप इस टॉपिक की। और आप हेडिंग लगाइए अब इसमें, जनरल फीचर्स। जनरल फीचर्स लिख लीजिए या जनरल पॉइंट्स लिख लीजिए, हिंदी में आप लिखना सामान्य बिंदु। ठीक है, सामान्य बिंदु लगा के आप सबसे पहला जो बिंदु है वो लिखेंगे कि बेसिकली नदी क्या होती है भाई। नदी कहते किसको है? आप नदी 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 पढ़ते रहते हो, नदी कहते किसको है? नदी होती है जो भाई जैसे दिखती है, एक पानी सा जा रहा है, इसको ही कहते हैं क्या नदी? तो पानी तो आपके घर के जो बाहर होते हैं नाले, उनसे भी जाता है। हाँ तो भाई देखते हैं नदी क्या होती है। देखो, प्रकृति में प्राकृतिक रूप से एक निश्चित दिशा में, ऐसे नहीं कि भाई बार बार भी चेंज हो सकती है, नो डाउट, पर उसको टाइम लगता है प्रोसेस को। तो प्रकृति में नेचुरली अपने आप ही, हमारे द्वारा नहीं, अपने आप ही एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर वाटर का एज अ स्ट्रीम फ्लो करना, यानी कि प्रकृति में जल की एक धारा का निश्चित रूप में ऐसे एक तरफ बहना, जहाँ पे उसका ढाल है, जहाँ पे उसका स्लोप है, उसकी तरफ बहना भाई। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पहाड़ है, उससे कोई नदी निकली, तो ये धारा की फॉर्म में ही तो निकलती है, और ये जहाँ पे ढाल होता है उधर ही निकलती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, चढ़ाई पे थोड़ी ना नदी चढ़ जाएगी, उल्टा थोड़ी चली जाएगी, ऐसे नहीं जा सकती। तो आप एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख लीजिए, कोई इसका आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, बट आपको एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए भाई नदी कहते किसको है। तो आप लिखना भाई, हिंदी वाले सबसे पहले लिखना, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से जल का प्रवाह एक धारा के रूप में, जल का प्रवाह एक धारा के रूप में उसके ढाल के अनुरूप होना नदी का निर्माण करता है। आप इंग्लिश में लिखना, द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर एज अ स्ट्रीम, नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, वाटर एज ए स्ट्रीम, एज अ स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू द स्लोप, अकॉर्डिंग टू द स्लोप फॉर्म्स अ रिवर, फॉर्म्स है, फॉर्म्स अ रिवर। आपने नदी देख ली, नदी के बाद में सेकंड पॉइंट लिखना, सहायक नदी क्या होती है भाई? सहायक नदी, या इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? ट्रिब्यूटरी, बोलता है ना ट्रिब्यूट देना किसी को, ट्रिब्यूटरी। तो सहायक नदी क्या होती है? इमेजिन करना, नदियां बहुत सारी होती है, एक ऐसी नदी जो किसी, नदियों का इवेंचुअली वो क्या है, मतलब भाई अंत क्या है, कहाँ पे नदी जाती है? कुछ नदियां जो होती है ग्राउंड में खत्म हो जाती है, जिनको अंतः प्रवाह की नदियां बोलते हैं, हम वो आगे देख लेंगे। इनलैंड रिवर्स जो होती है वो आगे की बात है, लेकिन मेनली क्या होती है, नदियां समुद्र के अंदर जाके मिल जाती है इवेंचुअली, क्योंकि वो ढाल रहता है उसके अकॉर्डिंग। तो समुद्र में जाके मिल जाए वो नदी तो मेन नदी कहलाएगी, मतलब नदी नदी बोल दो उसको। लेकिन कोई ऐसी नदी जो समुद्र में डायरेक्ट ना मिले और अपना पानी किसी और दूसरी नदी में जाके छोड़ दे, जैसे अपन देखते हैं कि ये यमुना नदी है, यमुना नदी जो होती है वो बाद में गंगा नदी के अंदर जाके मिल जाती है, और गंगा नदी जो बाद में है वो जाके समुद्र में मिल जाती है। मैं इसको मिटा दूंगा वापस बाद में, एक बार के लिए देख लो आप। तो
ये नदी जो है ये कोई मेन नदी नहीं है, ये इसकी सहायक नदी है। यानी कि नदी ने क्या किया, अपना पानी किसी दूसरी नदी में उड़ेल दिया। सिंपल सी बात ये समझो आप। तो आप इसके अंदर लिखना, वे नदियां जो अपना पानी, वे नदियां जो अपना जल किसी अन्य नदी में उड़ेल दे, वे नदियां जो अपना जल किसी अन्य नदी में उड़ेल दे, उनको उस नदी की सहायक नदी कहते हैं। उनको उस नदी की सहायक नदी कहते हैं। those rivers which confluences or meets with other river is called as the tributary of that river, is called as the tributary of that river। आप ये डेफिनेशन भी लिख लीजिए भाई, ठीक है। तो ये दो चीज हो गई भाई। फिर उसके बाद में तीसरी चीज एक सिंपल सी बात आती है, बेसिन आप जानते हो ऑलरेडी, तो मैं बेसिन नहीं बताने वाला आपको। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है भाई, अपवाह तंत्र लिखेंगे आप, अपवाह तंत्र। तो कोई भी नदी जैसे जैसे ये नदी है भाई, ये नदी है, इसकी सहायक नदियां हैं जो इसमें अपना जल उड़ेल रही है। देख लो, अपना पानी जो है डायरेक्ट समुद्र में नहीं उड़ेल रही। तो ये जो एक नेटवर्क सा बना है, एक ये तंत्र सा बना है, इसी चीज को हम क्या बोल देंगे, अपवाह तंत्र। एक नदी का अपवाह हो रहा है, उसके साथ में इधर उधर से और भी नदियां उसमें आ रही है, तो एक जाल सा बन गया, एक तंत्र सा बन गया, जिस चीज को हम क्या कह सकते हैं, अपवाह तंत्र। तो आप इसकी सिंपल सी हेडिंग लगा के ये जो लिखी है इसमें लिखिए, इसमें लिखना आप, नदी व सहायक नदी द्वारा, नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए, नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए तंत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। ये आपके समझने के लिए है, इसमें कोई बहुत बड़ी मैथ्स नहीं लगाई है मैंने कि भाई अलजेब्रा लगा दी हो, साइन थीटा कोस थीटा, सिंपल सी बात है भाई। मेन रिवर एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑल टुगेदर, मेन रिवर एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑल टुगेदर फॉर्म्स द सिस्टम विच इज कॉल्ड एज ड्रेनेज सिस्टम। और कहीं कहीं ना थोड़े, एक बार लिख लिया ड्रेनेज सिस्टम तो आप बाद में डीएस लिख लिया करो, वहां पे पढ़ा रहेगा तो आपको याद रहेगा। कहीं किसी और जाके 10-15 पन्ने बाद में लिखोगे तो क्या पता आप भूल भी जाओ, लेकिन अब यहाँ पे एक बार ड्रेनेज सिस्टम पूरा लिख दिया, ऐसे छोटा में शॉर्ट में लिखो ना, और अपवाह तंत्र लिख लिया तो उसको ए तय लिख करके करो ना थोड़ा सा। ये इससे क्या आपके थोड़े नोट्स भी वो बनते हैं और आप एक्टिव लर्निंग भी कर लोगे इससे, कहीं और जाके मत लिख देना ए तय करके, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हो जाते हैं। फिर चौथा पॉइंट आप बना के लिखिए, अपन पॉइंट्स देख रहे हैं, जनरल फीचर्स देख रहे हैं कि राजस्थान की जो नदियां होती है ना, एक सेकेंड, राजस्थान की जो भी नदियां होती है भाई, वो सीजनल नदियां होती हैं, वो 12मासी नदियां नहीं होती। सीजनल और 12मासी में क्या डिफरेंस है भाई, समझिए। ये कोई पहाड़ है, नदियां बनती कैसे है वैसे, बेसिकली ऊपर होता है पहाड़, तो जो भी बारिश वारिश होती है या फिर जो ह्यूमिडिटी होती है उसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाती है, बर्फ की एक पतली चादर। फिर जैसे जैसे ये नीचे वाला पोर्शन मेल्ट होता है, उस हिसाब से रेला चलता है भाई, पानी का रेला बोलते हैं ना अपने लोकल लैंग्वेज में, और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाता है। ऊपर उसकी कोई कमी नहीं है, बर्फ की आती रहेगी, बर्फ जमती रहेगी, और नदी जो है वो बनती रहेगी, और नदी लगातार उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। ऐसे बनती है नदी। लेकिन क्या है राजस्थान के अंदर, क्या सीन है, मैंने एक चीज बताई थी आपको जब मैंने अरावली पढ़ाई थी, कि अरावली जो है अब एक रेजिड्यूरी माउंटेन है, मतलब एक अवशेषी माउंटेन है, तो उसकी हाइट इतनी नहीं है कि उस पर बर्फ है जमे। हिमालय पे तो भाई एनी टाइम बर्फ रहती है, तो हिमालय का तो केस अलग है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा बर्फ मिलती नहीं है आपको। तो ये नदियां जो है बेचारी बहे तो कैसे बहे, बारिश पे डिपेंड करेगी। पानी जो आएगा भाई, समुद्र का पानी जो भी है बारिश की फॉर्म में यहाँ पे आता है, और यहाँ से ये गिर के पानी जितना भी है वो मॉनसून पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं एक बार उदयपुर में रहता था, तो उदयपुर में एक बहुत फेमस नदी है, आयड़ नदी, बेड़च नदी भी कहते हैं इसको। तो वो जो उसका आइनॉक्स के पास में है, वो उदयपुर के लोकल लोग है वो तो जानते भी हैं कि जब बारिश आती है ना तब उसका फ्लो इतना भयंकर होता है, ऐसे देख के लगता है कि भाई शानदार नदी है। लेकिन जब बारिश नहीं रहती है, लाइक ऑफ सीजन रहता है, लाइक दिसंबर जनवरी के आसपास, इतनी मतलब एकदम पतली सी नाली बन जाती है, वो पूछो ही मत, एकदम परत सी बन जाती है। तो राजस्थान की नदियां जो है वो सीजनल होती है। इसका आपको समझ में आया क्या तरीका है, मतलब क्या रीजन है, मानसून पे डिपेंड करती है।
तो भाई आप लिखना भाई इसमें, रिवर्स ऑफ राजस्थान आर सीजनल, रिवर्स ऑफ राजस्थान आर सीजनल बिकॉज दे डिपेंड ऑन मानसून, दे डिपेंड ऑन मानसून। राजस्थान की नदियाँ, राजस्थान की नदियाँ सीजनल होती है या फिर मौसमी होती है क्योंकि ये मानसून पे निर्भर रहती हैं, मानसून पे ये निर्भर रहती है। 4 पॉइंट हो गए। फिर 5वां पॉइंट आप लिखेंगे कि राजस्थान में कुल 15 मुख्य बेसिन, बेसिन आप जानते हो ना क्या होता है, वो नदी व उसकी नदियों जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके द्वारा बनाया गया एक नेटवर्क। मैं क्या बता रहा था, 15 मुख्य बेसिन तथा 58 सब बेसिन या फिर उप बेसिन होते हैं, उप बेसिन होते हैं। अपन इनको बहुत ढंग से पढ़ेंगे भाई, राजस्थान की नदी है ना, आपको पढ़ के मजा आ जाएगा, बोलते ना जीव सो रहा हो जाए वैसे वाली बात है। तो आप लिखना, इंग्लिश में लिखना, देर आर टोटल 15 मेन बेसिन्स, मेन रिवर बेसिन्स एंड 58 सब बेसिन्स। देर आर टोटल 15 मेन बेसिन्स एंड 58 सब बेसिन्स इन राजस्थान। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हुई क्या? फिर मैंने एक चीज आपको अरावली में भी बताई थी कि अरावली जो होती है, वापस से एक बार देख लीजिए डायग्राम भाई, ये राजस्थान है। राजस्थान का मैप बनाते मुझे याद आ जाता है कि राजस्थान के जिले, आपने कितने जिले याद कर लिए? नहीं किए तो क्यों नहीं किए भाई, इसके बिना पार पड़ जाएगी क्या आपकी? ओ हमारे तो पढ़े बिना पार पड़ जाएगी। तो ये अलग अलग पहाड़ियां हैं, वहां से एक नदी इधर निकलेगी मान लेते हैं, दूसरी नदी इधर निकल जाए, तो एक प्रकार से ये अरावली की जो श्रृंखला है, ये जो लाइन है, ये एक प्रकार से जल को विभाजित कर रही है। क्योंकि आप जानते हो नदियां जो होती है कहाँ से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है। अरावली से तो होना जरूरी है ही है भाई। अब जरूरी नहीं है कि सारी अरावली की पहाड़ियों से ही निकले, लेकिन अरावली मेन है भाई राजस्थान के अंदर। ज्यादातर नदियां जो हमने देखा था ना कि योजना प्रदेश कहलाता है, अरावली को बोला था क्या योजना प्रदेश करके, क्या नहीं बोला था? तो ये एक प्रकार से जल विभाजक का काम कर रही है, एक लाइन का निर्माण कर रही है। वैसे ही यहाँ पे एक भोराट का पठार भी है भाई, आपको मैंने बताया था, भोराट के पठार से भी कुछ एक नदियां निकलती हैं इस एरिया से, कुछ इधर जाती है तो कुछ उधर जाती है। तो ये दोनों को ही कई बार एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि राजस्थान में जल विभाजक का कार्य कौन करता है, तो उसके अंदर ऑप्शन में था ही नहीं अरावली, भोराट का पठार था। तो भोराट का पठार भी काम करता है और साथ साथ में ये आपकी अरावली भी। तो आप ये लाइन लगा के लिखना कि राजस्थान में अरावली महान जल विभाजक रेखा की तरह कार्य करती है। राजस्थान में अरावली, अरावली इन राजस्थान वर्क्स एज ए वाटर डिवाइडिंग लाइन, ग्रेट वाटर डिवाइडिंग लाइन। और ब्रैकेट में आप लिखेंगे भोराट का पठार भी जल विभाजक रेखा की तरह कार्य करता है। भोराट का पठार भी जल विभाजक रेखा की तरह कार्य करता है। भोराट प्लेटो ऑल्सो वर्क्स एज वाटर डिवाइडिंग लाइन। ठीक है, फिर एक चीज और समझिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम। एक होता है सतही जल, सरफेस वाटर, सतही जल या फिर सरफेस वाटर। पॉइंट लगा लेना कौन से वाला पॉइंट चल रहा है, 7वां पॉइंट चल रहा है। ठीक है, तो 7 नंबर पॉइंट लगा के अभी मत लिखना, मैं बताऊंगा तभी। सरफेस वाटर होता है भाई एक तो, और एक होता है ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर या फिर इनलैंड वाटर, यानी कि सतही जल, और इसको क्या कहेंगे, भूमिगत जल। सही बात है ना भाई? ये क्या होता है भाई, तो जितने भी तालाब, नदियां और झीलें, ये आप देख सकते हो अपनी आंखों से, और ये सरफेस पे ही तो होती है भाई, सतह पे ही तो बह रही है। जैसे हमने वो एक चीज देखी थी ना, उसमें चंबल में, चंबल नदी का हमने जब वो किया था, रिवीजन क्लास करी थी, पीवाईक्यू सॉल्व करे थे, तो उसको एक नए नाम से भी तो बोला था, क्रिप्टिक सब सरफेस फ्लो करके नाम दिया था मैंने, अस्पष्ट अधर प्रवाह। वो जरूर ऐसे है कि वो थोड़ा जरूरत से ज्यादा अंदर है, लेकिन नदियां इन जनरल कहाँ बहती है भाई, वो इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ अपने नोट्स में नोट डाउन जरूर करना। अगर आपने वो संडे वाली जो रिवीजन क्लास है वो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसको नोट डाउन जरूर करना। तो नदियाँ, झीलें या तालाब जो भी होते हैं, ये सरफेस वाटर कहलाते हैं। और
फिर ग्राउंड वाटर क्या है, जैसे हमने उसमें देखा था ना शेखावाटी के अंदर इनलैंड ड्रेनेज करके देखा था, तो वो ग्राउंड वाटर है। सतह के नीचे जो भी जल पाया जाता है उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो आपको लिखना क्या है पॉइंट, आप ये भी चीज लिख सकते हो, वैसे छोटा सा पॉइंट बना के लिख लीजिए, ये पृथ्वी की सतह के नीचे, धरातल के नीचे या कुछ भी लिख लीजिए, अंडर द ग्राउंड ऐसे करके लिख लेना इंग्लिश वाले, पृथ्वी की सतह या धरातल की सतह। अब इसके बारे में पॉइंट ही लिखना, राजस्थान में भारत का कुल राजस्थान में भारत के कुल सतही जल का 1.16% है। राजस्थान में भारत का कुल सतही जल का 1.16% है। इंग्लिश वाले लिखना, इन राजस्थान टोटल सरफेस वाटर ऑफ इंडिया, इन राजस्थान टोटल सरफेस वाटर ऑफ इंडिया इज 1.16%। और ग्राउंड वाटर के लिए लिख लीजिए, राजस्थान में भारत का कुल भूमिगत जल का 1.72% है, 1.72% है, यानी कि भूमिगत जल जो है वो ज़्यादा है। इंग्लिश वाले लिखना भाई, ग्राउंड वाटर इज 1.72%, वैसे करके लिख लेना, इन रेस्पेक्ट टू इंडिया। अब देखना, इसको एक छोटा सा याद करने की हल्की सी ट्रिक बताऊं, यहीं पे सुनना, यहीं पे भूल जाना। एक 16 है, एक तरीके से एक 16 को ऐसे समझिए, एक सलाह है, एक सलाह बोलते हैं ना, सलाह, एडवाइस। एक सलाह है कि एक साथ दो, मतलब साथ देने के लिए कह रहा है, साथ दो, तो एक साथ दो, एक बार के लिए साथ मांग रहा होगा अगला। वो जो भी एक फालतू सी ट्रिक है, एक बार के लिए आपके दिमाग में जरूर बैठ जाएगी, इतना पता है मुझे। और अगर दिमाग में बैठ गई तो आप फिर इसको एक तरीके से ऐसे समझ भी लोगे। ये तरीका होता है भाई, जब हम मैं एक ऐसा सेशन भी ले लूंगा जिसमें आपको ये डाउट्स भी क्लियर कर दूं कि भाई पढ़ना कैसे है, क्योंकि कई ऐसे हैं जो महारथी होते हैं, हर चीज़ को एकदम भयंकर रटने की ट्राई करते हैं। भाई थोड़ी बहुत ट्रिक्स बनानी जरूरी। अब ये एक सलाह आपके दिमाग में नहीं बैठेगा क्या, या एक साथ दो, भले ही कैसे भी ये एक फालतू सी ट्रिक है, इसका कोई वैसे कोई सेंस नहीं है, लेकिन आपके लिए ये काम की चीज़ है, क्योंकि ये दोनों एक साथ में कुछ जुड़ते हैं। भाई एक सलाह है कि एक साथ दो, ठीक है। तो ये ऊपर वाला कौन सा आ जाएगा, सरफेस वाटर आ जाएगा, और ये ग्राउंड वाटर आ गया, है ना। राजस्थान का है ये टोटल इंडिया के सापेक्ष। और इसको वैसे भी याद रख सकते हो, सरफेस पे हमारे राजस्थान में ज़्यादा पानी है नहीं, तो कम वाला ये और ज़्यादा वाला ये है। सही बात है ना भाई, याद हुआ कि नहीं हुआ। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे वो भी लिख लो भाई। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप ये लिखेंगे कि राजस्थान में जो टोटल रिवर बेसिन है उसका एक परसेंटेज देखते हैं हम। टोटल रिवर बेसिन इन वाटर इन राजस्थान। पहले तो ये चीज़ क्या है वो समझिए, कुल नदी बेसिन जल, राजस्थान में कुल नदी बेसिन जल, ऐसे लिखो, राजस्थान में कुल नदी बेसिन जल। अब मेरी बात सुनना, ये मैंने लिखा क्या है, जैसे मान लेते हैं ये लूणी नदी है, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ये इधर से आ रही है उधर से आ रही है, ऐसे करके ये नदियां हैं। इनका टोटल जो भी जल है, इसका टोटल जो भी जल है, ये जितना भी पानी है, या ये इसका ये पानी, ये सारे बेसिन तो भाई इसके, ये जितना भी जल है वो क्या क्या सीन है वो देख लेते हैं हम। हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है इनलैंड ड्रेनेज की रिवर्स, यानी कि आप लिखेंगे आंतरिक प्रवाह, आंतरिक या फिर इनलैंड ड्रेनेज, आंतरिक बेसिन, आंतरिक नदी बेसिन, आंतरिक नदी बेसिन, इंग्लिश वाले लिख लो भाई, इनलैंड रिवर बेसिन। इसके लिए आप लिखना लगभग 60.50% है। देखो याद भी करवा देता हूँ, 60 के बाद 50 आता है, 50 के बाद 40, 40 के बाद 20, सॉरी 30, और 30 के बाद 20, 20 के बाद में 10, ऐसे करके एक छोटी सी ट्रिक है फालतू सी। इनका कोई टांग और पूंछ नहीं होती है, लेकिन ये आपके दिमाग में बिठाने के लिए बड़ी है। जैसे अब वो शायद आप नहीं भूले होगे, एक सलाह, वो एक साथ दो वाली बात, ठीक है। वैसे ही इनलैंड, इसके बाद में आप लूणी नदी लिखिए भाई। लूणी नदी जो है, टोटल राजस्थान में जितना भी जल है ये नदियों की वजह से, लूणी नदी अकेले नहीं, इसका बेसिन, मतलब ये जो भी इसकी सहायक नदियां जो है वो सब देख के कितना है, तो वो है 10.40%। अब कैसे इसको क्या याद रखेंगे, देखो 50 में से 10 कम कर दो, 10 को तो इधर लिख दो, 50 के टुकड़े करिए एक तरीके से, 10 को इधर लिख दिया और 40 को इसके नीचे लिख दिया, ऐसे इधर, समझ रहे हो क्या, ये कर दिया भाई। तो एक तरीके से आपकी ये ट्रिक की कड़ी जुड़ गई, 60, 50, फिर 50 को ही हमने दो पार्ट्स में लिख दिया, 10 और 40। अब दूसरी नदी लिखना भाई, चंबल,
चंबल नदी जो है, चंबल नदी हमारे पास में 20 और 90 आती है, 20 और 90। अब इसको कैसे याद रखेंगे? वैसे भाई भर भर के ट्रिक्स नहीं बनानी, लेकिन यहाँ पे समझने के हिसाब से 10 का डबल कर दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया, आ गया। एक बार के लिए बहुत होती है ट्रिक्स, कोई बढ़िया ट्रिक्स होगी तो उनको दिमाग में भी बिठाओ। ये वाली ट्रिक्स ऐसे है तो अब आपके ध्यान में रहेगा कि हाँ आंतरिक प्रवाह वाले का 60-50 बोला था, फिर जो लूनी नदी है उसका 50 का यादा करा था, 10-40 ऐसे करके लिख दिया था, फिर चंबल जो है 10 का तो डबल कर दिया और 40 और 50 को जोड़ दिया, ऐसे करके ये ट्रिक्स यहीं की यहीं याद करके भूल जाने की होती है। कुछ जो होती है लिखवाने टाइप की वो लिखवा दूंगा मैं आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो उसके बाद में आप माही नदी लिखेंगे भाई, माही। अब माही के बारे में आप जानते हैं ना, महेंद्र सिंह धोनी है माही, इसकी एक मूवी भी आई थी महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर ही, अनटोल्ड स्टोरी ऐसे करके कुछ तो थी, है ना। तो उसके अंदर एक डायलॉग होता है ना, वो माही मार रहा है, माही मार रहा है, तो माही क्या मारता है? छक्के मारता है, तो चौके मारता है, चौका मारता है तो 4, उसके बाद में 4 का डबल कर दो 80, मतलब 4.8 करके। मेरे को आपको बस समझाना है कि ऐसे छोटी मोटी ट्रिक्स बनाते चलो और उनको यहीं पे भूलते चलो। अब आप वैसे याद करने नहीं बैठोगे उसकी ट्रिक ऐसे थी वैसे थी, ठीक है। फिर उसके बाद में साबरमती है भाई, साबरमती नदी है भाई एक, इसको 1% दे दो भाई, इतना बड़ा नाम है 1% दे दो। या फिर वो एक भजन है ना, साबरमती के पुत्र तुम हो देवता महान, तो अगर देवता महान है तो उसकी फर्स्ट रैंक आनी जरूरी है ना। तो उस हिसाब से फिर उसके बाद में बनास नदी है, बनास नदी ने नाश कर दिया क्योंकि सारी तो थी एक से ज़्यादा, लेकिन ये पॉइंट्स के अंदर आती है तो ये 0.9। अब ऐसे करके ना थोड़ा सा मेरे को बस समझाना था आपको, एक आइडिया देना था, ताकि ऐसे इतनी बड़ी बड़ी टेबल आपको ऐसे डरावनी नहीं लगे भाई। और वैसे हम पढ़ते चलेंगे ना तब हम देखते भी चलेंगे, कोई बात नहीं है। तो आप ये वाली टेबल बना लो एक छोटी सी, ये जो भी है चार्ट बना लो भाई, डाटा लिख लो भाई। फिर उसके बाद में एक पॉइंट और रह जाता है, उसको कहते हैं कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया, या फिर इसको क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे जल ग्रहण, जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है। कैचमेंट एरिया या फिर जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, समझना मेरी बात, ध्यान से सुनना, ध्यान से, एकदम ध्यान से। ये लूनी नदी है मान लेते हैं, और यहाँ से इसकी ये, एक सेकेंड, हाँ, ये लूनी नदी है और यहाँ से मान लो इसकी ये ट्रिब्यूटरी आ रही है, यहाँ से ये आ रही है, अलग अलग ट्रिब्यूटरी आ रही है। मैंने क्या बोला था, बेसिन किसको कहते हैं? ये नदी जहां भी जा रही है, साथ साथ में इसके जितने भी सहायक नदियां हैं, ये जहां से आ रही है जहां को जा रही है, जो जो एरिया को ये अफेक्ट करेगी, भले ही जैसे मान लो ये वाला एरिया हो, ये वाला एरिया हो, ये वाला एरिया हो, यहाँ पे अगर मान लो कोई घास फूस उगे, इनकी वजह से हम देखेंगे भी आगे लूनी के अंदर एक सेवज करके तरीका होता है खेती का, मैं बता दूंगा आपको। तो वो चीज क्या है, उस क्षेत्र को या उस रीजन को पूरे को ही क्या बोल देंगे, उसका बेसिन बोल देंगे। नदी का क्या बोल देंगे, बेसिन, बेसन नहीं, ठीक है। तो बेसिन तो हो गया ये। उसके बाद में कैचमेंट एरिया क्या है, कई कई जगह पे ऐसा लिखा हुआ है बेसिन और कैचमेंट एरिया एक चीज होती है ना। कैचमेंट एरिया क्या है, ऐसे समझिए नदी कुछ कैच कर रही है। नदी क्या कैच कर सकती है, नदी कैच करती है पानी। तो नदी पानी कैच करती है, यानी कि नदी कहां कहां से पानी ला रही है, नदी के जल के स्रोत क्या है, जहां जहां से नदी पानी ला रही है वो उसके क्या हो जाते हैं, कैचमेंट एरिया हो गए। अब इसमें क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है आपका घर। जैसे समझना मेरी बात, ये भैया आपका घर था, आप काफी बढ़िया हो और आपने घर में क्या लगवा रखा है, नाला, और वो नाला सीधा छोड़ते हो नदी के अंदर। तो ये चीज भी क्या है, एक प्रकार से काम करती है किस चीज का, कैचमेंट का। मतलब अगर ये पानी का कोई सोर्स कहीं और से भी आ रहा है, किसी भी नदी के लिए, किसी भी नदी के लिए उसके पानी के जितने भी स्रोत होते हैं जहां से वो जल ला रही है, भले वो पहाड़ हो, बर्फ हो, कोई भी हो, वो सारी चीजें उसके लिए क्या होती है, उसका कैचमेंट एरिया या फिर जल ग्रहण क्षेत्र। यानी कि जल को ग्रहण कर रही है, कौन कर रही है, नदी कर रही है। तो बेसिन और कैचमेंट एरिया में आपको डिफरेंस समझ में आया क्या पहले तो? और अब आप लिख भी लेंगे उस डिफरेंस को। आपको लिखना कैसे है, आप लिखिए मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा, मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा जिस क्षेत्र से जल ग्रहण किया जाता है वह उस नदी का कैचमेंट एरिया है। मुख्य नदी तथा सहायक नदियों द्वारा जिस क्षेत्र से जल ग्रहण किया जाता है वह उसका कैचमेंट एरिया है, वह उसका कैचमेंट एरिया है, ठीक है। या फिर इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे, कैचमेंट एरिया इज द एरिया, कैचमेंट एरिया इज द एरिया, वायर कैचमेंट एरिया एक एरिया है
कैचमेंट एरिया इज द एरिया फ्रॉम विच द मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी गेट्स वाटर। ये लिखना भाई, इस बात को ढंग से अंडरलाइन कर लेना, गेट्स वाटर, ठीक है, या रिसीव्स वाटर, गेट्स वाटर। राजस्थान में टोटल ऐसा कितना एरिया है, तो राजस्थान का टोटल एरिया लिख लो। राजस्थान का टोटल एरिया से अब क्या आ जाएगा, इसमें सारी नदियों के कैचमेंट एरिया को एक टोटल कर दिया है, तो वो चीज आप लिखेंगे। आप कैसे लिखेंगे, आप लिखना 1,9,4,7,0 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो ये कितना है, 1,69,470 स्क्वायर किलोमीटर। राजस्थान का एरिया कितना है, लगभग 34,22,39, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप एक चीज देखो ना, इसका ये आधा हो गया, लगभग लगभग आधा ही है ना, 34,22,39 जो है। अब आप मेरी बात सुनना, ये क्या है, ये वो एरिया है सारी नदियों का मिला मिलू के, जिससे नदियां जो होती है जल को ग्रहण करती है। तो राजस्थान के अंदर टोटल कितना है, इसको याद कैसे रख लेंगे आप, इसमें से अगर मैं 22 घटा दूं तो क्या आ जाता है, 47 आ जाता है। ये एक और हल्की सी यही इसी एरिया की ट्रिक बन गई, लोकल ट्रिक है ये, इसको यहीं पे याद रख लो। सही बोल रहा हूँ क्या मैं, 22 घटाते तो 47 ही आता ना, या नहीं आता? ठीक है भाई, छोड़ो। फिर उसके बाद में आगे क्या आ जाता है, आगे एक लास्ट पॉइंट रह जाता है, इसको आप पॉइंट नहीं बना के लिखेंगे, राजस्थान की नदियाँ, रिवर्स ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए आप, रिवर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की नदियाँ, रिवर्स ऑफ राजस्थान लिखेंगे आप, और उसमें आपको क्या करना है, आपको ये लिखना है, on the basis of confluence, rivers of Rajasthan can be divided into three parts. संगम के आधार पे, नदियों के संगम के आधार पर राजस्थान की नदियों को तीन प्रकार से, तीन भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप इस एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, टेबल में आपको क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात समझना, ये भाई लगभग एक, आज मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छा मैप बना के दिखाऊंगा आपको भारत का। बढ़िया बनाना, ठीक है भाई। ये आ जाता है हमारा राजस्थान। हमें क्या मतलब है, हमें मतलब ये है कि राजस्थान में ये रही अरावली, जो पालनपुर से कहाँ तक जाती है, रायसीना तक। ऐसे तो नहीं है ना कि भाई आप आगे का पढ़ रहे हो पीछे का साफ होते जा रहा है, अक्सर ऐसे ही होता है भाई। तो इसके लिए आप जो भी पढ़ते हो, आज जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे ये क्लास देख रहे हो आज, बढ़िया से 10-15 मिनट का ब्रेक लो, क्लास देखने के बाद में क्लास को पहली बात तो ढंग से सुनो, फिर बाद में 10-15 मिनट का ब्रेक लो, और फिर हाथों हाथ बैठो भाई। आपको ये होना चाहिए, क्लास देखी उसके आधे घंटे के अंदर अंदर आपका रिवीजन हो जाए। 15-20 मिनट का ब्रेक लो बढ़िया से, अगर आपने ढंग से सुना है तो वो क्लास आपकी 15 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज हो जाएगी। एक बार रिवाइज हो गई, मैं ऐसे नहीं कह रहा सारी याद हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। हाँ मैंने ऐसे ऐसे बताया था कि भाई सर ऐसे ऐसे बोल रहे थे, हाँ ये, फिर इसके बाद में ये वाला पॉइंट आया था। तो उससे क्या होता है, आपके दिमाग में एक मैप बनता है। मैप बनने के बाद में आपको क्या करना है, उसी दिन बाद में ढंग से रिवाइज करना है, खुद को पढ़ाना एक तरीके से। इस तरीके से आपके सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, और मान के चलना, मैं जिस हिसाब का कंटेंट आपको दे रहा हूँ, आप सारा कुछ याद करेंगे ना ढंग से, तो आपके कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो ये है हमारी, क्या नाम है इसका, अरावली। अरावली से हमारे कुछ नदियाँ इधर चली जाती है, जो यमुना नदी में मिलेगी डायरेक्ट, कभी भी बंगाल की खाड़ी में जाके नहीं मिलती है। अच्छा मैं वो तो लिखा ही नहीं मैंने, यहाँ पे कहीं पे है अरब सागर, या अरब सागर, जिसको क्या कहते हैं, अरावली का पिता कहते हैं क्या, अरब सागर। मिनिकॉय द्वीप से अरावली का वो हुआ था, उद्गम हुआ था, ऐसा कौन कहता है, एम हेरोन कहता है क्या भाई? तो ये तो हो गया अरब सागर। ल, और इधर ये क्या आ जाती है, बंगाल की खाड़ी।
बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ, इंग्लिश वाले लिखे ना BAY, बे ऑफ बंगाल। एक छोटा सा डायग्राम बना लेना आप भी, ठीक है। तो कुछ नदियां जो होती है वो इधर जाती है राजस्थान की, और राजस्थान की कुछ नदियां जो होती है, एक तरीके से ये समझने के लिए है, तो ऐसे कूद कूद के नहीं जा रही है, नदी है वो। मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो कुछ नदियां इधर जा रही है, कुछ नदियां उधर जा रही है। जैसे मान लेते हैं ये यमुना नदी है, ये यमुना नदी इवेंचुअली जो होती है बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के थ्रू जाती है। हमें वैसे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट कोई नदी नहीं जा रही है राजस्थान की कि सीधा बंगाल तक जाए भाई, ममता बनर्जी वाले उसमें पहुंच जाए राज्य में, और वहां से भी क्रॉस करके। राजस्थान की नदियां इतनी पावरफुल है ही नहीं बेचारी। तो कुछ नदियां इधर जा रही है, कुछ नदियां उधर जा रही है, और कुछ एक नदियां ऐसी भी है जो कहीं नहीं जा रही भाई, घर की घर में ही खत्म है। कांतली नदी उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है, वो जो झील जो है उससे भी एक नदी निकलती है, हम आगे देखेंगे। तो ऐसे करके मैं 3 प्रकार की नदियां बता पा रहा हूँ, कन्फ्लुएंस के आधार पे बता रहा हूँ मैं, संगम के आधार पे। एक नदी अरब सागर में जाके मिल जाती है, दूसरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्टली ही समझना है, क्योंकि ये जो नदियां क्या हो जाएंगी, सहायक नदियां हो जाएंगी। और फिर तीसरे प्रकार की नदियां ऐसी है जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, कहीं भी नहीं जा रही भाई, उनको कोई नहीं पूछ रहा, अपने आप ही अंदर बहे जा रही है और अंदर गायब हो जा रही है। आपको क्या लिखना है वो अब देख लेते हैं। आपको वो वाली टेबल बनानी थी, हमें मतलब है इस टेबल से। तो आप देख रहे थे रिवर्स ऑफ राजस्थान, तो रिवर्स ऑफ राजस्थान में आप सबसे पहले लिखना अरब सागर की नदियां, अरब सागर में मिलने वाली नदियां। दूसरे नंबर पे आप लिख लो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। आपने लिख लिया ना, संगम के आधार पे नदियां 3 प्रकार की होती है राजस्थान में। और तीसरे नंबर पे आंतरिक प्रवाह की नदियां या इनलैंड रिवर्स। मैं हट जाऊं एक बार, आंतरिक प्रवाह की नदियां, ये 3 प्रकार की नदियां होती है भाई। सबसे पहले जो नदी है, वैसे तो ये टोटल कितना परसेंट है राजस्थान की जितनी भी रिवर्स होती है उसका कितना परसेंट है, लगभग 16.2 है। आप एक तरीके से 16 याद रख लेना, भले 16 के आसपास ही आपको पूछा जाएगा। अरब सागर जो होती है ना, उसमें जाने वाली नदियां 16% के आसपास है, तो एक से स्टार्ट हो रही है, एक इसी में ही आएगा, तो आपको ये याद रह जाएगी 16 है भाई। अरब सागर एक नंबर पे आता है, ए अल्फाबेटिकली एक नंबर पे आता है, 16 के अंदर एक आता है, पहले नंबर पे एक आता है। तो ये एक और लोकल ट्रिक हो गई, यहीं पे याद रखो, यहीं पे भूल जाओ। फिर दूसरे नंबर पे बंगाल की खाड़ी जो है, उसमें 2 नंबर का है बंगाल, 2 नंबर पे लिखा है। ऐसे ABCD में बी भी दूसरे नंबर पे आता है, 2 के बाद में 3 आता है क्या, 3 आ गया, तो इसको इसको कंप्लीट करना है 40 के बराबर लगभग लगभग। और फिर ये कितनी आ जाती है, लगभग 60% के आसपास आ जाती है। वो जो उधर ऊपर मैंने लिखा था ना, रिवर बेसिन वाला, देखिए आंतरिक नदी बेसिन, ठीक है। इसमें कुछ एक नदियां जो है, आपको ये डेटा जो है इसके लिए यही याद रखना है, ये है नदियां, वो है उनका बेसिन सारा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो भाई, ये टोटल नदियों का सिस्टम है। आपको याद हुआ कि एक छोटी सी ट्रिक के साथ में हमने राजस्थान में एक चीज और आपको पता चलेगी। अब एक क्वेश्चन आ जाए स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर कि भाई राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा आंतरिक प्रवाह की नदियां पाई जाती है, तो ये गलत है क्या? या फिर अगर आ जाए कि बंगाल की खाड़ी की नदियां ज्यादा है या फिर अरब सागर की नदियां ज्यादा है, तो वो दोनों ही गलत स्टेटमेंट हो गए। तो ये आप एक बार के लिए ये टेबल बना लो, फिर हम आगे चलते हैं। बना ली होगी भाई, चलें क्या आगे? आगे चलते हैं भाई। आप अब सबसे पहले अरब सागर की नदियां लिखेंगे, अरब सागर की नदियां लिखेंगे। एक सेकेंड, हाँ, तो आप क्या लिखेंगे? अरब सागर की नदियां। राजस्थान में देख रहे हैं ऐसी नदियां जो अरब सागर के अंदर जाके अपना जल क्या कर देती है, उड़ेल देती है भाई। तो एक सेकेंड, अरब सागर की नदियां, इसके अंदर आप 4 प्रकार की नदियां पढ़ते हैं, उसके नाम लिख लो बस एक बार के लिए। सबसे पहले आप लूणी लिखो, सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे माही, तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे वेस्ट बनास या फिर पश्चिमी बनास, और चौथे नंबर पे आप लिखेंगे साबरमती।
ठीक है। ऐसे करके 4 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। बेसिकली एक चीज़ मैं आपको बताऊं, किसी के अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो लूनी की नदी हम पढ़ेंगे कच्छ के रण के अंदर गिर जाती है, उसके बाद में आगे नहीं जाती है, और खंबात की खाड़ी में भी गिरने वाली नदियां हैं। वैसे एक बार के लिए आप कच्छ की रण के कच्छ वाली बात समझिए। होता क्या है, लूनी नदी जो होती है वो अपना सारा जल जो होता है, कच्छ का रण जो आता है ना गुजरात का, हमने देखा था रण क्या होता है, रण या टाट किसको कहते हैं, वहां पे जाके इसका पानी जो होता है जमीन के अंदर रिस जाता है और ये वहीं पे विलुप्त हो जाती है। एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लूनी नदी का ये रहा है कि इसका फ्लो और ज़्यादा था जब इनकी हाइट्स बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ये क्या है, अरावली जो है नाग पहाड़ से निकलती है, तो इन पहाड़ों की हाइट जब बहुत ऊंची हुआ करती थी तो बहुत ज़्यादा रिवर फ्लो होता था, और इसकी वजह से डायरेक्ट पानी कहाँ तक जाता था, अरब के सागर के अंदर, अरब सी के अंदर। दूसरा, ये जो है अगर ये नदी का पानी अरब सागर में डायरेक्ट जा भी नहीं रहा तो भी ये कच्छ के रण में जो भी जा रहा है ना, कच्छ के रण में ये भी रिश्ता हुआ कैसे न कैसे करते, डेल्टा बनाता हुआ। डेल्टा किसको बोलते हैं, किसी भी नदी का जो लास्ट में ऐसे करके ये छोटे छोटे रेले जो होते हैं लास्ट के, इनको बोलते हैं डेल्टा। ये एक ही नदी है, कोई इसकी सहायक नदियां नहीं है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। ऐसे डेल्टा करते हुए ये इसका पानी इवेंचुअली पहुंचता कहाँ पे है, अरब सागर में पहुंचता है। बहुत सारा पानी इसका कच्छ के रण में भी रह जाता है जमीन के अंदर। तो इस प्रकार से इसको बोलेंगे क्या, बेसिकली इसको बोलेंगे यही कि ये अरब सागर की नदी है। तो अब आप सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट नदी, लूनी नदी। लूनी नदी लिखना लूनी रिवर। भाई आप कंजूसी नहीं करेंगे, लूनी नदी को एक अलग ही पन्ने पे लिखना। मैं भी आपके सामने देखो थोड़ा बड़े साइज का ट्राई करता हूँ पन्ना। ये लूनी नदी है भाई, इसके हेडिंग जो है आप लिख लेना लूनी नदी या लूनी रिवर। हम सबसे पहले लूनी नदी के डायग्राम को बनाएंगे, पहले डायग्राम सीखेंगे फिर उसके बाद की बातें करेंगे बाद में, ठीक है। आप भी बढ़िया से पूरा फुल पन्ना लीजिए, उस पर डायग्राम बनाएंगे आप। तो लूनी नदी जो है जहां से शुरू होती है, वो बेसिकली जो पहाड़ है उसका नाम क्या है वो सुनना मेरे से आप। वो है अजमेर की ही पहाड़ियों के अंदर एक पहाड़ आता है, नाग पहाड़, ठीक है? नाग पहाड़ आना सागर जो झील है ये यहीं पे है, इसके आसपास में ही है, नाग पहाड़ के। हम देखेंगे झील जब पढ़ेंगे तब। अजमेर की जो नदी है, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायग्राम ऐसे ही बनाना है आपको भी, अजमेर AJR, ठीक है। नाग पहाड़ से ये नदी निकलती है, आगे जाती कहाँ तक है ये जाती है भाई खंबात की खाड़ी तक, सॉरी उस तक, कच्छ के रण तक। ये रण क्या, रन ऑफ कच्छ, गुजरात में पड़ता है भाई। आगे चलो, अब क्या है, ये नदी का पूरा सिस्टम है, ये कहाँ से क्या गुजरती है वो सब चीजें देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरी बात सुनना, नाग पहाड़ से जस्ट ये नदी निकली तब उसका एक नाम होता है। ये लूनी नदी जो है इसका क्या नाम है, नाग पहाड़ से निकलते टाइम पे इस नदी का नाम क्या होता है, सागरमती। ये नदी का नाम है, ये इसकी कोई सहायक नदी नहीं है। लूनी नदी का ही नाम क्या है, सागरमती, जस्ट ये जब नाग पहाड़ से निकलती है तब, ठीक है। लेकिन होता क्या है, अरावली की ही पहाड़ियों में से एक नदी आती है इसके अंदर, अरावली की ही पहाड़ियों में से एक नदी आके इसके अंदर मिल जाती है, अपना पानी इसमें छोड़ देती है, यानी कि इसकी एक सहायक नदी हुई। इसका नाम क्या है भाई सहायक नदी का, इस नदी का नाम है सरस्वती। समझ में आया क्या आपको, सरस्वती नदी अरावली की ही किसी चोटियों में से निकलती हुई एक नदी है जो सागरमती में आके मिलती है, लूनी में नहीं सागरमती में आके मिलती है, तब जाके इस नदी का नाम क्या हो जाता है, लूनी। अब से आगे इस नदी को लूनी ही कहेंगे। अब समझ में आना, ये भी ये क्या है, ये बिना मतलब का सा, लेकिन है तो है भाई, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हुई क्या। फिर उसके बाद में सबसे पहले आज के ब्यावर में, यानी कि पहले का अजमेर कहूँ या फिर आज का ब्यावर कहूँ, नया जिला बन गया है ब्यावर। अब आपको पता है ना ब्यावर जिला अगर मैं लिख रहा हूँ तो अगर ब्यावर ऑप्शन में नहीं है तो उसकी जगह क्या करना है आपको, ब्यावर के ही एक जवाजा करके जगह है, गांव सा है जवाजा, ब्यावर में है भाई, इंग्लिश वाले भी लिख लो भाई जवाजा। वहां से एक नदी निकलती है और जाके अपना सारा पानी किस में उड़ेल देती है, लूनी के अंदर, ऐसे करके।
ये इसकी सहायक नदी है जिसका नाम क्या है भाई, लीलड़ी। ये नदी का नाम है। लीलड़ी नदी ने अपना पानी किस में डाल दिया, लूनी नदी के अंदर, ठीक है। और ये डालती भी कहाँ पे है, ये भी ब्यावर के अंदर डालती है। तो आप इसके लिए अलग से ये चीज जरूर मेंशन करना, BE अगर मैं लिखूं, इंग्लिश वाले भी ध्यान रख लो, हिंदी वाले भी, या फिर अगर हिंदी वाले ब्यावर का आधा लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो भाई, छोटा सा। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आके मिल रही है, एक आइडिया होना चाहिए बस थोड़ा सा। हुआ, ये नदी आके इसके अंदर मिल जाती है। ये नदी मिलने के बाद में हमारी जो मेन लूनी नदी है, अब एक बार के लिए आप सीक्वेंस में ही याद करो ताकि आपको याद हो। लूनी ही नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है। नदियों पे बांध बनाते हैं, क्यों? क्योंकि नदियों का पानी जो होता है रोक देते हैं। बांध का नाम ही यही है, काम ही यही है। और फिर उसके फ्लो को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए, या फिर बहुत ज्यादा रिवर फ्लो हो रहा होता है तो उसको भी कंट्रोल करता है कोई भी एक बांध जो होता है। तो इस बांध का नाम क्या है? इस बांध का नाम है जसवंत सागर बांध। या मैं इसको यहां लिख दूं, आप लिखना भाई जसवंत सागर डैम या फिर बांध। इसी डैम का दूसरा नाम है पिचियाक डैम। पिचियाक बांध। ये किस पे है? लूनी नदी के ऊपर है, ठीक है। आपको ये चीज क्लियर हुई? ये इसमें आता है जोधपुर के अंदर, वो आगे लिख लेंगे हम। एक बार के लिए डायग्राम समझिए भैया आप। फिर उसके बाद में इस नदी के अंदर एक नदी और आके मिलती है। इस नदी का नाम क्या है और कहां से आती है? तो इसमें एक नदी आती है भाई, सॉरी, लूनी नदी के अंदर ही एक नदी आके और मिल जाती है जिसका नाम है बांडी रिवर। ये बांडी नदी जो है लूनी के अंदर आके मिलती है, कहां से आती है भाई? तो ये आती है पाली के, एक सेकंड रुकना, ठीक है। हेमावास पाली नाम के, मैं आपके पीछे आ रहा हूं, सॉरी। हेमावास जो है ये गांव है पाली का, वहां से ये नदी निकलती है भाई। तो आप ये लिख लो, हेमावास पाली से कौन सी नदी निकलती है? बांडी। लिखो भाई, जल्दी से लिखो, फिर मैं आगे चलता हूँ। बांडी लिख ली क्या भाई? बांडी जो है हेमावास से निकलती है। हेमावास गांव जो है वहां की पहाड़ियां, हेमावास हिल जो है वहां से। तो बांडी नदी के अंदर ही आके एक नदी और मिलती है, या फिर उससे भी पहले एक चीज और देखो, फिर से एक डैम आता है। ये भाई इस नदी पे डैम है, बांडी नदी के ऊपर एक बांध बना रखा है, एक बांध है। इस बांध का नाम क्या है? हेमावास बांध। हेमावास डैम। इंग्लिश वाले भी हेमावास लिख सकते हैं। हेमावास डैम जो है ये किस पे है? बांडी नदी के ऊपर ही है, पाली में है। अब एक चीज और देखना, एक छोटी सी नदी और है गुहिया करके। गुहिया नदी, ये किस में आके मिल रही है? बांडी के अंदर। बांडी खुद किसकी सहायक है? लूनी की। लूनी की सहायक, बांडी की सहायक कौन है? गुहिया नदी। गुहिया नदी डायरेक्ट अपना पानी लूनी में, अरब सागर में नहीं उड़ेल रही है, पहली बात। दूसरी बात, ये लूनी में भी नहीं उड़ेल रही है। तीसरी बात है किस में उड़ेल रही है? बांडी में। तो गुहिया जो है ये भी पाली से ही निकलती है। तो ये इसके अंदर आके मिल गई। मिलने के बाद में ये इवेंचुअली पाली और जो हमारा जोधपुर है, मैं यहाँ पे P&J लिखूं, आप इसको कंफ्यूज मत करना यार, एक सेकेंड। जो हमारा पिचियाक डैम है मैं उसके बारे में नहीं लिख रहा हूं। तो ये किसके अंदर आके मिल जा रही है? पाली और जालोर के ही, जोधपुर जो है उसका सीमा पे आके मिल जाती है। किसके अंदर? इसके अंदर लूनी नदी के अंदर। बांडी नदी आई ऐसे करके मिल गई। लेकिन एक चीज देखना, एक होता है झरना। झरना किसको कहते हैं? बहुत सारे पहाड़ हैं, है ना, पहाड़ों के ऊपर से कोई एक नदी निकल रही थी, लेकिन उसका स्ट्रीम बन के ऐसे करके गिरता हुआ निकलता है। इसको साइड से समझाऊं मैं अगर,
समझना भाई। जैसे ये पहाड़ है, कोई पहाड़ था, पहाड़ को मैंने थोड़ा सा काट के बताया है, इसके ऊपर से ऐसे करके झरने की फॉर्म के अंदर नदियाँ आपने देखा नहीं क्या भाई झरना क्या होता है? वाटरफॉल जिसको कहते हैं, इंग्लिश में हिंदी में इसको जलप्रपात भी कहते हैं। तो इसी नदी के सहारे जो होता है, हमारी जो बांडी नदी है, इसके सहारे एक पाली के ही गांव के अंदर जलप्रपात पाया जाता है। तो मैं जलप्रपात को भाई ऐसे लिख रहा हूँ, एक सेकंड, ठीक है। ये कोई बांडी नदी के अंदर नहीं गिर रहा है, ये इस एरिया के ऊपर है। भगोड़ा करके कोई गांव है, वहां पे कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, पाली में है, बस इतना से ध्यान रखना। इसका नाम क्या है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भीलबेरी जलप्रपात। जलप्रपात या इंग्लिश वाले लिखना भीलबेरी वाटरफॉल प्रपात। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 182 फीट इसकी हाइट है भाई, या 50 मीटर मैं कह दूं, बहुत ज़्यादा होता है भाई। 182 फीट से ऊंचे से एक वो गिर रहा है, झरना गिर रहा है, भीलबेरी जलप्रपात। तो आप ये भी बना लीजिए भाई। फिर उसके बाद में हम आगे चले तो इस नदी के अंदर हमारे इधर से नागौर का एक गांव है भाई, पोड़लू करके, पोड़लू गांव है नागौर का। तो नागौर का ही एक गांव है पोड़लू गांव, वहां से आके एक नदी इसके अंदर मिलती है, यहाँ कहीं लगभग ऐसे करके एक नदी मिलती है जिसका नाम है जोजड़ी। मैं आपको ये सारी नदियां याद करा दूंगा, डोंट वरी। जोजड़ी नदी जो है नागौर के कौन से गांव से? पाड़लू गांव से। पोड़लू गांव या पाड़लू गांव जो भी है, 150 किलोमीटर लंबी नदी है, कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो ये नदी के बारे में आप और डायग्राम बनाएंगे। और ये आके कहाँ पे मिल जाती है? ये जोधपुर के अंदर आके मिल जाती है। ये जो जसवंत सागर जो डैम है ना, ये भी भाई जोधपुर के अंदर ही है, कोई बिलाड़ा करके। इसको क्यों डायग्राम को खराब करें हम? आप यहाँ पे जे लिख लीजिए बस, सिंपल सा ना। तो ये आगे देख लेंगे भाई। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई क्या? लूनी नदी पढ़ रहे थे, लूनी नदी नाग पहाड़ से निकलती है, सागरमती इसका नाम था। जैसे इसके अंदर सरस्वती नदी मिली, अब इसका नाम लूनी पड़ गया है, अब इसकी शांति है। सबसे पहली जो नदी है लीलड़ी नदी, जवाजा से निकलती है, ब्यावर, यहाँ से सीधी कहाँ जाती है? ये ब्यावर के अंदर ही मिल जाती है, लूनी नदी के अंदर। फिर हमने देखा जसवंत सागर डैम है, जिसको पिचियाक डैम भी कहते हैं। फिर उसके बाद में बांडी नदी जो है, बांडी नदी के बारे में आगे भी देखेंगे कि ये केमिकल रिवर ऑफ राजस्थान है, हेमावास से निकलती है। इसके ऊपर कौन सा डैम है? हेमावास डैम बांध है। फिर साथ में इसके साथ कौन सी एक और नदी है? गुहिया नदी इसके अंदर मिलती है। ये पी और जे की जो आपका क्या है, पाली और जो जोधपुर है उसकी सीमा के ऊपर आके लूनी के अंदर मिल जाती है। फिर जोजड़ी देखी, नागौर पोडलू गांव से निकलती है भाई। एक ऐसी नदी है जो अरावली की उससे नहीं निकल रही। जोजड़ी जो नदी है ना, नागौर के कोई पहाड़ी है उससे निकल रही है, लेकिन ये अरावली के अंदर नहीं आता है, ये पहाड़ जो भी है जोजड़ी नदी का। तो ये इसके बारे में फीचर तो हम बाद में लिख लेंगे, आप ये डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद में एक नदी यहाँ पे आकर इसके अंदर मिलती है, जिसका नाम है सिंपली मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी, मीठड़ी नदी जो है ये भी पाली से है भाई, पाली से है मीठड़ी नदी, इसके अंदर आके मिल जाती है। और ये मिलती कहाँ पे है? यहाँ पे, ये बालोतरा है भाई, तो BAL करके लिख लेना, या हिंदी वाले बालोतरा ऐसे करके लिख लेना। डायग्राम को जितना कम कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना सही रहेगा। और उसके बाद में एक नदी और है इसी के जैसी, इसका नाम क्या है? सूकड़ी नदी। ये इसके अंदर आके मिल जाती है, सूकड़ी नदी, सूकड़ी रिवर। एक सेकंड हट जाऊंगा, तो टेंशन ही नहीं लेनी। ऐसे करके ये सूकड़ी नदी है भाई। सूकड़ी नदी जो है हमारी, ये देसूरी पाली से आती है भाई। देसूरी नाम सुना हुआ क्या? देसूरी नाल दर्रा जो है कहाँ पे है भाई? इसको किससे जोड़ता है? देसूरी पाली से ये नदी निकलती है आपकी सूकड़ी नदी, ठीक है। इसी सूकड़ी नदी के ऊपर भी दो बांध है। नाम देखो सूकड़ी है, एकदम से ऐसे लगा जैसे सूखी हुई है, लेकिन इसके ऊपर भाई दो बांध बनाने पड़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा खतरनाक नदी है। ऐसा है क्या? पहले का नाम क्या है? सरदार समंद बांध। आप लिखना भाई सरदार
समंद डैम, ये पाली के अंदर है, ब्रैकेट में पाली लिखना प्लीज। और फिर उसके बाद में एक डैम और आता है इसके ऊपर यहाँ कहीं जालोर में, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है बांकली। मतलब ऐसे समझो, इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताऊं, यहीं की लोकल ट्रिक। सूखी भी चीज बांकी तो हो जाती है ये ना, तो सूखड़ी नदी बांकली डैम। बांकली डैम जो है ये कहाँ पे है, ये जालोर में है भाई। जालोर का जो मेन किला है सिवाना, सिवाना का नहीं, स्वर्णगिरी जो हिल है, स्वर्णगिरी जो दुर्ग है, वो इसी नदी के सहारे है भाई, जालोर के अंदर है। ये कोई बांकली डैम के सहारे नहीं है, ये क्या है, फोर्ट है। इसको क्या बोल देंगे, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी फोर्ट जालोर। ये इस नदी के सही सहारे है, और ये नदी आके कहाँ मिल जाती है, बालोतरा में आके मिल जाती है। तो बालोतरा के अंदर ये वाली नदी भी आके मिल गई। इसीलिए मैंने आपको बोला था बड़ा पन्ना लेना, और पूरे पेपर पे आप लिखेंगे। ये नदी ऐसे हल्के में नहीं लेंगे इसको। बालोतरा के बाद में हमने सूखड़ी नदी तक देख लिया था। सूखड़ी नदी के बाद में इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम भी है और एक नदी भी है। सबसे पहले आप डैम लिखेंगे, इस डैम को कहते हैं नाकोड़ा डैम। किस पे है ये, लूनी नदी पे है। क्या नाम है इसका, नाकोड़ा डैम। नाकोड़ा डैम जो है लूनी नदी के ऊपर है, बालोतरा के अंदर ही है। नाकोड़ा से आपको कुछ याद आ रहा है, नाकोड़ा पर्वत, इसको क्या बोलते हैं, मेवानगर कहते हैं क्या राजस्थान का। और ये कौन सी पहाड़ियों में, छप्पन की पहाड़ियों में है क्या, छप्पन की पहाड़ियां क्या है इसके अंदर, और कौन सी पहाड़ियां हैं। पीपलूंद करके हमने क्या देखा था, गांव देखा था, जिसको राजस्थान का क्या कहते हैं, लघु माउंट, या फिर रेगिस्तान का माउंट आबू। क्यों कहते हैं भाई, बता सकते हैं क्या आप मुझे। फिर उसके बाद में इसमें एक नदी आती है, हमारी जो लूनी नदी है, इसमें नदियां नदियां भर भर के, लेकिन मैं आपको सारी याद कराऊंगा अभी के अभी। जवाई नदी है भाई। जवाई नदी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गोरिया गांव से निकलती है। देखिए जवाई 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 हो गया एक तरीके से, गोरा गोरा जवाई ढूंढ के लाए हैं भाई, तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। गोरिया गांव कहाँ का है, पाली का। गोरा गोरा क्या लेके आए, जवाई। जवाई जो हमारी नदी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, तो इसको पहले तो इसके अंदर मिला देते हैं। ये मिलती कहाँ पे है, ये बाड़मेर के अंदर आके मिलती है, BAR लिख दिया, बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर आके मिलती है। इसके अंदर भी दो सहायक नदियां हैं, तो आप सबसे पहले एक सहायक नदी लिखेंगे यहाँ पे ही, पाली के अंदर मिलती है इसमें। इस नदी का नाम क्या है, मथाई, मथाई नदी। आपके आगे पीछे तो नहीं आ रहा ना भाई। मथाई नदी जो है वो कुंभलगढ़ राजसमंद से निकलती है। कुंभलगढ़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ये वाली बात, कुंभलगढ़। फिर भी आप बस एक थोड़ा सा ना, ये इसमें ना मैं बता दूंगा आपको पढ़ना क्या है। अब तक जितना था वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसके अंदर ये जो चीज़ें लिख रहा हूँ ना, ये आपके जनरल आइडिया के लिए है, ताकि आपको ये पता रहे कि यार हाँ, पाली के आसपास कुंभलगढ़ है। सही बात है ना। राजसमंद, हाँ सही सही, ये राजस्थान नहीं, ये राजसमंद है, तो आप पूरा लिखना। लो, राजसमंद। मथाई नदी जो है किसके अंदर मिल रही है, जवाई के अंदर आके मिल रही है। और कहाँ मिल रही है, पाली में आके मिल रही है। इसी के ऊपर जैसे हमने देखा था ना ये स्वर्णगिरी जो हिल है, वैसे ही यहाँ पे रणकपुर के जैन मंदिर है भाई, बहुत सुंदर। वो हम आगे देखेंगे कल्चर के अंदर। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख लीजिए रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो इसी मथाई नदी के पास में है भाई, इसके ऊपर। अब इसके बाद में इस जो हमारा जवाई डैम, जो जवाई जो नदी है, इसके ऊपर एक डैम भी है जिसका नाम भी है जवाई डैम। जवाई डैम, ये जवाई डैम कहाँ है, ये सुमेरपुर में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, जवाई नदी कहाँ से स्टार्ट होती है, गोरिया गांव से। जवाई डैम कहाँ है, सुमेरपुर के अंदर। ठीक है, तो जवाई डैम हो गया। उसके बाद में इसके अंदर एक नदी और आके मिलती है,
इसी के अंदर एक नदी आके और मिलती है, इसके अंदर आके मिल रही है भाई, ये जवाई के अंदर आके मिल रही है, जालोर के आसपास मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है भाई? इस नदी का नाम है हमारे खारी नदी। खारी नदी जो होती है, बहुत सारी नदियां आएंगी खारी नदियां, आगे देखना पड़ेगा हमें, शेरगढ़ से निकलती है। शेरगढ़, और वो भी कहाँ पे? सिरोही। शेरगढ़ की पहाड़ी बताई थी क्या मैंने आपको सिरोही में, या नहीं बताई थी? सिरोही के अंदर, ठीक है। ये हो गया भाई जवाई नदी के बारे में। जवाई नदी में कौन सी नदियां आके मिल जाती है, अभी हम रिवाइज भी करेंगे इसको जल्दी से। फिर एक लास्ट नदी और लिख लीजिए भाई आप लोग, गुरु जी क्या पढ़ा रहे हो, इतनी नदियां कैसे याद होगी भाई? 5 मिनट में याद हो जाएगी। सागी नदी भाई, साबी नहीं है, सागी है। साबी नाम से भी एक नदी है, लेकिन ध्यान रखना ये याद करने का तरीका क्या है, जवाई जो होता है सगा पुराना, वैसे मैं आपको याद करा दूंगा आगे ट्रिक में भी, लेकिन आप एक बार के लिए सागी नदी लिखिए। सागी नदी जो है जसवंतपुरा हिल्स से निकलते हैं। जसवंतपुरा हिल्स क्यों इंपॉर्टेंट है बता सकते हैं क्या? जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहाँ है? जसवंतपुरा हिल्स मतलब वैसे कहाँ है वो मतलब नहीं है मुझे, जालोर में ऐसे तो आप बता दोगे, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे कौन सी माता का मंदिर है? कोई माता का मंदिर है क्या यहाँ पे? और लास्ट में जाके हमारी ये लूनी नदी अब फाइनली खत्म कहाँ हो जाती है? कच्छ के रण में। ये है भाई लूनी नदी। ऐसा डायग्राम बनेगा आपके लूनी नदी का, तो ढंग से बनाना भाई, सारी चीजें कवर हो जाएगी आपकी इसमें। नाग पहाड़ है, उससे नदी निकलती है सागरमती, सागर, साबर नहीं है सागर, सागरमती नदी निकलती है। इसके साथ में सरस्वती नदी मिलते ही इसका नाम लूनी नदी पड़ जाता है। फिर सबसे पहले इसके अंदर लीलड़ी नाम की नदी आती है जवाजा ब्यावर से, जो ब्यावर के अंदर ही इसके अंदर आके मिल जाती है। फिर उसके बाद में इसके ऊपर कौन सा है? जसवंत सागर डैम है, जिसको मैंने क्या बोला है? पीचियाक डैम भी बोला है। पीचियाक डैम जो है ये इसके अंदर आके मिलता है। सॉरी। फिर उसके बाद में बांडी नदी जो है हेमावास पाली से आके इसके अंदर मिलती है, ये मिलती है इसके पास में ही क्या है? हेमावास पाली में हेमावास डैम है इस पे। फिर गुहिया एक नदी है जो पाली से आके आती है और इसके अंदर आके मिल जाती है, अपना जल इसमें छोड़ देती है भाई, गुहिया नदी जो है वो। फिर आगे जाके ये नदी किसके अंदर? पाली और जोधपुर जो है उसके सीमा के ऊपर आके किसके अंदर मिल जाती है? देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि इसकी सीमा पे आके मिलती है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है भाई। जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बता दूंगा अभी। तो फिर उसके बाद में इसके ऊपर एक भीलबेरी जलप्रपात है 182 फीट का या फिर 50 मीटर का, जो कि राजस्थान का तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है भाई। फिर उसके बाद में मीठड़ी, इधर से हमारी कौन सी जोजड़ी नदी है इसके अंदर आके मिलती है, पोंडलू गांव जो है नागौर के अंदर पड़ता है, 150 किलोमीटर की नदी है। मीठड़ी नदी इसके अंदर बाद में आके मिलती है पाली से। सिंपल सी बात, इसके अंदर कुछ ज्यादा खास है नहीं। सुकड़ी नदी जो है नाम की सुकड़ी है, लेकिन इसके ऊपर दो दो डैम है, ऐसे करके याद रखेंगे आप। सरदार समंद डैम है, उसके बाद में बांकली है, क्योंकि सूखी हुई चीज बांकी हो जाती है, आपको पता ही है। तो उसके बाद में एक स्वर्णगिरी, इस पे फोर्ट भी है जालोर वाला। और इसके अलावा ये देश सूरीपाली से निकलती है सुकड़ी नदी। जवाई जो है, गोरिया गांव जो है, मैंने कुछ एक चीज़ें इंग्लिश में भी लिखी है इसलिए थोड़ा हेक्टिक सा लग रहा होगा, लेकिन आप हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे, और कुछ कुछ चीज़ें तो मैंने इंग्लिश में लिखी भी नहीं। जवाई जो नदी है गोरिया गांव से निकलती है, और फिर उसके बाद में इसके ऊपर जवाई डैम है। सिंपल सी बात है भाई, मथाई नदी है, रणकपुर के जैन मंदिर है इस पे। खारी नदी है जो कि इसके अंदर जालोर के अंदर आके मिलती है, शेरगढ़ हिल से निकलती है। सागी नदी है, साबी नहीं है, सागी नदी है, वो वैसे आपको याद भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप यहाँ तक का ये डायग्राम जो है पूरा देख लीजिए और बना लीजिए। देखिए बना ही लिया होगा, वैसे तो आपको मैंने डायग्राम बनाने का तरीका समझाया है, कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे बनाएंगे। अब जो ये नदी है उसके बारे में जनरल फीचर्स हम लिख लेते हैं इस नदी के, और इसकी सारी बातें करके इस नदी को कर देंगे खत्म। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इस नदी के बारे में? आ जाओ। ओके। सबसे पहले इस नदी के बारे में आप लिखेंगे कि इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप सबसे पहले लिखना ओरिजिन, हिंदी वाले लिख लो भाई उद्गम। इसका उद्गम होता है नाग पहाड़ से, नाग पहाड़, इंग्लिश वाले भी लिख लेना भाई, नाग पहाड़, अजमेर से ये नदी निकलती है। और ये मिलती किस में है? कन्फ्लुएंस किस इसका कहाँ है, हमने यही तो देख रहे हैं ना, कन्फ्लुएंस के आधार पे। संगम लिखना भाई, कच्छ के रण, कच्छ के रण के अंदर आके ये नदी मिल जाती है। इसकी लेंथ कितनी है भाई? लंबाई लिखेंगे,
देखिए लेंथ जो है 2 प्रकार की लेंथ है। ये कुछ एक पार्ट जो है, जैसे ये वाला पार्ट जो है ये राजस्थान में नहीं है, तो वो वाला भी तो काउंट करेंगे ना। तो टोटल लेंथ इस नदी की कितनी है, वो है 4 और 5 कितना होता है 9। लोकल ट्रिक भूल जाना भले ही, 4 5 9 या फिर 500 में 5 कम, 4 5 9 किलोमीटर। 495 किलोमीटर। और राजस्थान में कितना है 330 किलोमीटर, या फिर कहीं कहीं मिल जाता है आपको 350 किलोमीटर। दोनों ऑप्शंस कभी भी साथ में नहीं मिलेंगे, जो भी आए सही कर देना। याद करने का क्या है, 33 0 35 0, एक जैसा सा नाम है 33 35, तो 33 0 35 0 याद हो जाएगा। राजस्थान के अंदर ये इसकी लेंथ है भाई। और यहीं पे आप एक पॉइंट मेंशन कर लेना रेड स्टार लगा के, यहाँ पे करना भाई, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, पश्चिमी राजस्थान की, वेस्टर्न राजस्थान की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, फिर इसका जो फ्लो क्या कहाँ से कहाँ है, तो आपको दिख ही रहा है साउथ वेस्ट की तरफ ये नदी जा रही है। हमने पहले भी बताया था इसका फ्लो, नहीं बताया था क्या। और राजस्थान के अंदर जो अजमेर है मिड के अंदर, तो आप लिखना इसका फ्लो जो है, फ्लो लिखना, फ्लो फ्रॉम मिड राजस्थान टू साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, मध्य राजस्थान से अपवाह जो इसका है दक्षिण पश्चिम की ओर। राजस्थान में ये टोटल कितनी है नदियों में से, सबसे टोटल पार्ट पानी इसका कितना है, तो वो 10.40% बनाता है ये लूनी नदी जो है। मैंने आपको बताया था ना ऊपर डायग्राम में, राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं, नदी बेसिन का जल जो है सबसे ज़्यादा, ये मतलब सॉरी एक सेकंड रुकना, मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं कहना चाह रहा हूँ कि लूनी नदी जो है राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं, नदी बेसिन जो है उसमें से कितना कंट्रीब्यूट करती है, 10.40, ये 1040 नहीं है भाई, 10.40 या 10.40%। ये है भाई हमारी लूनी नदी की इंपॉर्टेंट बेसिक बातें। अब आप लूनी नदी के बारे में एक हेडिंग लिखना, उपनाम, नदी के ही उपनाम है या अदर नेम्स। इस नदी को सबसे पहले बोलते हैं लवणवती, आप लिखना भाई लवणवती, लवण ही लवण है इसलिए लवणवती कहते हैं। कुछ ऐसा नाम है क्या कि आपको रटना पड़ेगा, अरे यार इंग्लिश में लिख रहा हूँ बार बार हिंदी में लिख रहा हूँ, लवणवती। दूसरा, इस नदी को बोलते हैं सागरमती, देखा था क्या, सागरमती नाम है क्या इसका, तो दूसरा इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, सागरमती, सागरमती नदी। फिर तीसरा नाम इस नदी का नाम है साकरी, साकरी रिवर, ठीक है, इसी को ही कहते हैं साकरी। और फिर उसके बाद में इस नदी को बोलते हैं आपके मारवाड़ की गंगा, मारवाड़ या मरुस्थल की गंगा, मरुस्थल या मारवाड़ की गंगा। मारवाड़ जो मैं जिले भी बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो कौन से जिलों में बहती है, बस एक बार के लिए आप पढ़ते चलो। मारवाड़ की गंगा, या फिर इसको बोलते हैं मरुद वृधा, मरुद वृधा, अमरूद का ए हटा दो बस खाली, मरुद वृधा। ठीक है क्या, अरे आपको समझ में तो आ रही है राजस्थान की जियोग्राफी या नहीं आ रही। इस नदी को एक नाम और दिया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या दिया जाता है। इस नदी को बोलते हैं आधी मीठी और आधी खारी। देखिए नदी है बेसिकली मीठी ही होती है, नदी मतलब मीठी, मीठी से कोई मतलब ये नहीं कि आहा मिठास आ रही है मस्त एकदम चीनी मिली हुई, वो वाली बात नहीं है। एक नॉर्मल पानी को हम मीठा पानी ही बोल देते हैं, हल्की सी एक मिठास सी होती है उसके अंदर, तो नदी को बोलते हैं, वैसे तो मीठी नदी ही होती है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बालोतरा ये है या हमारा मरुस्थली जो रीजन है, इसके अंदर क्या होती है, माइकासिस्ट की चट्टानें होती है बहुत सारी, जिसके अंदर क्या होता है NaCl होता है। याद करो, मैंने, आप डायग्राम मत खराब करना, मैंने आपको बताया हुआ है ऐसा पहले भी भूतकाल में। NaCl जो होता है, फिर कैपिलरी एक्शन से केशिकत्व प्रभाव की वजह से नमक जो होता है वो ऊपर आ जाता है और वो वहाँ की ज़मीन जो है खारी हो जाती है। तो बालोतरा के अंदर ये सीन ज़्यादा है भाई। तो बालोतरा तक तो ये नदी बहुत मीठी है, मतलब बहुत मीठी का मतलब वैसे मीठी नहीं है, मीठी नदी कहते हैं इसको। और उसके बाद में इसका पानी क्या हो जाता है, लवणता की वजह से खारा हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं आधी तो मीठी और आधी खारी नदी। आप लिखना भाई, आधी मीठी तथा आधी खारी नदी।
आधी मीठी तथा आधी खारी नदी। हिंदी वाले लिखो, इंग्लिश वाले लिखो भाई, हाफ स्वीट एंड हाफ ब्राइन, हाफ स्वीट एंड हाफ ब्राइन। ठीक है, या फिर इस नदी को एक नाम और दिया है हमारे कालिदास जी ने, अंतः सलीला, अंतः सलीला। ये कालिदास जी ने बोला भाई, पूछा जाता है कालिदास ने कौन सी नदी को अंतः सलीला बोला, या फिर कालिदास ने लूणी नदी को क्या नाम दिया। तो सलीला को कैसे याद करेंगे, जो खारी चीज होती है उसको बोलते हैं सैलाइन। इंग्लिश में तो बोलते हैं ना, इंग्लिश वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी वाले भी सुन लो, सैलाइन बोलते हैं, तो इसका नाम भी वैसा सही है, सलीला। ठीक है, तो उनको भी पता था कि कालिदास जी को भी, अंतः सलीला। ठीक है, फिर उसके बाद में जालोर के अंदर इस नदी को बोलते हैं रेला या फिर नाड़ा, तो रेला भी लिख लो भाई, इसका दूसरा नाम है। और इसको राजस्थान की यमुना भी बोलते हैं, राजस्थान की यमुना। क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ। ये जो बांडी नदी है ना, बांडी नदी, ये बहुत बदमाश नदी भाई। बांडी नदी के अंदर बदमाशी कौन करता है, नदी थोड़ी बदमाशी करेगी, बदमाशी इसके अंदर करता है इंडस्ट्री जो होती है वो अपना डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, मेनली रंगाई और छपाई की जो इंडस्ट्रीज होती है, वो अपना पानी इसके अंदर उड़ेल देती है। मतलब इस बांडी नदी के अंदर उड़ेला भाई इंडस्ट्रियों ने अपना पानी। उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से होता ये है कि जो हमारी ये नदी जो है बांडी नदी, इतनी केमिकल हो जाती है, इतनी केमिकल हो जाती है, उसका नाम भी पड़ गया केमिकल रिवर ऑफ राजस्थान। और ये पानी कहाँ पे लेके जा रही है, लूणी नदी के अंदर लेके जा रही है, उस वजह से ये नदी दूषित हो जाती है। और इंडिया में जो यमुना नदी है वो भी काफ़ी दूषित हो गई है, इसलिए इस नदी को एक संज्ञा दी गई है भाई कि राजस्थान की यमुना नदी इसको कहते हैं। और इसके लिए हमारे जो राजस्थान सरकार है उसके ऊपर 40 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था कि भाई जो नदी जो है आपने इतनी भयंकर गंदी कर दी है, स्वच्छ रखनी चाहिए थी जबकि आपको ये नदी। तो ऐसी सी कुछ बात है भैया, राजस्थान की इसको यमुना भी कहते हैं। तो ये तो इसके नाम हो गए भाई। अब आप इसके बारे में इसकी जनरल बातें लिखना। सबसे पहले जो इसका नदी का नाम है, आप लिखना भाई। आप, मैं जो जो आपको बताऊं वो चीज़ें आप पॉइंट्स में नोट डाउन करते चलिए। हिंदी वाले सबसे पहले लिखना, सागरमती नदी में, सागरमती नदी में गोविंदगढ़ अजमेर के पास, सागरमती नदी में गोविंदगढ़ अजमेर के पास सरस्वती नदी मिल जाती है, जिसके बाद इसका नाम लूणी नदी पड़ जाता है। इन सागरमती रिवर, इन सागरमती रिवर सरस्वती रिवर confluences in Govindgarh Ajmer so that its name changes to लूणी। ठीक है, और हिंदी वाले अब नेक्स्ट लाइन लिखना, ये दो राज्यों में से होकर गुजरती है, ये दो राज्यों में से होकर गुजरती है। इट फ्लोज इन 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया। पहली का नाम लिखना गुजरात, सॉरी राजस्थान लिख लो पहले, राजस्थान, फिर दूसरी लिखना गुजरात, राजस्थान एंड गुजरात। अब राजस्थान के अंदर कौन से हैं वो आपको एक ट्रिक के थ्रू मैं समझा देता हूँ। राजस्थान के सारे जिले जो, आप मेरे से सुनना, ट्रिक का नाम क्या है। एक बाबा जी है, सुनना पहले कहानी की फॉर्म में सुनना। बाबा जी जो है वो जाली है, जाली मतलब नकली बाबा है, तो वो उसको जानता कोई नहीं है, तो वो एक अजनबी सा बाबा है। तो ये ऐसी ट्रिक है भाई, छोटी सी ट्रिक है, अजनबी, ये तो हुआ अजनबी। ठीक है, क्या है ये, बाबा है, तो अजनबी जो बाबा है वो क्या है, जाली। ये ट्रिक है भाई, अजनबी जो बाबा है वो क्या है, जाली है भाई, अजनबी बाबा, अजनबी जो बाबा जाली। तो बाबा जाली है तो अजनबी से क्या आ जाएगा, अज से आ जाएगा अजमेर, सिंपल सा नाम भाई। ना से आ जाएगा नागौर, ये इसका बेसिन क्षेत्र है भाई राजस्थान के अंदर। और ये तीसरा क्या आ जाएगा हमारे पास में, ब्यावर, जो से आ जाएगा जोधपुर, बा से एक बार तो आ जाता है बालोतरा, एक बार कौन आ जाएगा, बाड़मेर, और जाली से कौन आ जाता है, जालोर। ये ट्रिक हो गई हमारे जिलों की, जिनसे ये लूणी नदी आपकी भाई बहती है। देखो कितनी जोर से बह गई। ठीक है, आजकल भंबूड़ा नहीं आ रहा यार इस पे, ठीक है।
फिर इसके बहाव क्षेत्र को आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इंग्लिश और हिंदी वाले। इसके बहाव क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। मैंने बताया था कि आपको गोडवाड़ प्रदेश कभी भूतकाल में, या भूल गए, साफ हो गया। गोडवाड़ प्रदेश, इट्स फ्लो रीजन इज कॉल्ड एज, इट्स ड्रेनेज रीजन इज कॉल्ड एज गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ रीजन, गोडवाड़ रीजन। इसी के साथ में आप एक छोटा सा पॉइंट इसी में लिख लीजिए, जालोर में इसे रेला, लिखना भी लिखना, जालोर में इसे रेला, नाड़ा, नेहड़ा। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, पहले आप लिखो, रेला, नाड़ा, नेहड़ा या फिर नेष्टा कहते हैं। मैंने आपको बताया था ये जो लूणी नदी जो होती है, यहाँ पे इसके आसपास में नेहड़ रन पाया जाता है भाई, लगभग यहाँ पे है ना। रन क्या होता है आपको पता ही है, नेहड़ का रन पाया जाता है, क्योंकि कच्छ के रन से टच भी करता है। अब आपको समझ में आ रहा है तो डायग्राम में ये वाली चीज भी लिखना भाई, नेहड़ रन। ये जालोर और बाड़मेर के अंदर है बेसिकली, ये चीज तो आप जानते हो पहले से। ये कच्छ के रण से टच करता है और इसीलिए इसके इस नदी को क्या बोल देते हैं, नेहड़ा बोलते हैं। वैसे बेसिकली नाम क्या है, नेहड़ के पास में, इसलिए नेहड़ा। तो नेहड़ा को नेहड़ा नेड़ा नेड़ा करते हैं नाड़ा कहने लग गए। तो नेहड़ा और नाड़ा तो एक ही नाम है, वैसे आपको एक्स्ट्रा याद करना नहीं पड़ा। रेला क्यों बोलते हैं भाई, नदी के अपन क्या बोलते हैं, जो धारा होती है उसको रेला भी तो बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, इसलिए इसका नाम रेला पड़ गया। और नेस्टा इतना कोई पॉपुलर नेम नहीं है, मैंने बस लिख दिया आपके लिए। तो ये इसको क्या बोलते हैं, जालोर में बोलते हैं भाई। तो इन जालोर, यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हुई क्या। फिर ये आपको पता ही है बालोतरा तक मीठी है और उसके बाद में कैपिलरी एक्शन में ये खारिज, तो आप लिखना बालोतरा तक मीठी, फिर केशिकत्व क्रिया द्वारा, केशिकत्व क्रिया द्वारा माइकाशिश चट्टानों का नमक मिलने के कारण खारी हो जाती है। बालोतरा तक मीठी, फिर केशिकत्व क्रिया द्वारा माइकाशिश चट्टानों के नमक मिलने से यह खारी हो जाती है। स्वीट अप टू बालोतरा and due to the capillary actions of mica schist को कैसे लिखेंगे, हिंदी वाले तो लिख सकते थे शायद mica schist, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, mica schist, due to the capillary actions of mica schist rocks, salt dissolves in the river and it becomes brine, सिंपल सी बात है। फिर एक चीज मैं आपको बता दूं भाई कि बालोतरा के अंदर ये शोक का भी कार्य करती है ये नदी। तो बालोतरा में ये शोक के लिए मशहूर है भाई, शोक लिखो भाई, बालोतरा में शोक के लिए मशहूर है, क्योंकि बालोतरा में इस नदी का पार्ट, बालोतरा गांव से भी ऊंचा है। या फिर आप मत लिखो इतनी बात है ना, आप बस सुन लो खाली। बालोतरा में इस नदी को इसका शोक कहते हैं, क्योंकि होता क्या है, सुनना मेरी बात, ये नदी है, नदी का जो भी वो बहाव है उसको उसका क्या बोलेंगे, पार्ट बोल देंगे एक तरीके से। यहाँ पे इसके भी नीचे की साइड में है बालोतरा गांव बसा हुआ भाई, बालोतरा थोड़ा नीचे बसा हुआ है। अब क्या होगा, जैसे ही पुष्कर की पहाड़ियां जो है ना, वहां से भी पानी आता होगा इसमें, वही सहायक नदी, और भी बहुत सारी फालतू नदियां होती है, सारी नहीं पढ़नी होती। उसकी वजह से क्या होता है, इसका फ्लो और बढ़ेगा तो पानी ढुड़ेगा नहीं क्या बाहर की तरफ है। तो ये पानी बाहर जब गिरेगा तो बालोतरा के अंदर क्या आ जाती है, बाढ़। पुष्कर जो रॉक्स होती है, पुष्कर पहाड़ियां जो होती है ना, उसमें आप ऐसे छोटा सा डायग्राम सा बना के लिख लो भाई, छोटा सा, ताकि आपको बस ध्यान रही बात, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में एक छोटी सी पॉइंट लगा के लिखना, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा क्या है भाई, तिलवाड़ा जो है, ये ब्रैकेट में आप बालोतरा लिख दो, एक जगह का नाम है भाई। सुनना मेरी बात, यहाँ पे क्या होता है, तिलवाड़ा के अंदर मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है। मल्लीनाथ जी जो है भगवान है, लोक देवता है, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उनका एक पशु मेला लगता है, कैटल फेयर लगता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन कैटल फेयर है जो इसमें लगता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे तिलवाड़ा के बारे में क्या लिखना, लूणी के किनारे मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। मल्लीनाथ जो पशु मेला जो है ना, वो चैत्र कृष्ण एकादशी से लेके चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। तो आप ये भी चीज लिखना, चैत्र कृष्ण, हम देखेंगे ये क्या होता है, कृष्ण क्या होता है, शुक्ल क्या होता है, एकादशी से
चैत्र का ही शुक्ल एकादशी, शुक्ल एकादशी तक ये क्या तल्लीनाथ जी का सॉरी मल्लीनाथ जी का क्या लगता है, पशु मेला लगता है। और इसके अंदर ना आप एक चीज़ ब्रैकेट में लिखना, कोई काम की नहीं है यहाँ पे तो, फिर भी आप लिख लो। सबसे पहले इसके अंदर ना दो प्रकार की, एक तो घोड़े और गोवंश जो होती है, या गाय लिख लो भाई सिंपली, हॉर्स एंड काउज, इनकी दो विशेष वो है प्रजाति। एक तो है मालाड़ी नस्ल, मालानी ब्रीड, और इसकी है कांकरेज। मैं क्यों बता रहा हूँ बताता हूँ। कांकरेज नस्ल, आपको ध्यान रहे कि कांकरेज गाय के लिए, काऊ के लिए है, और जो मालानी वाली जो है ये नस्ल, ये घोड़े के लिए भाई। मालानी क्या है भाई, आपको पता है क्या? मालानी की पहाड़ियाँ जो है क्या है, कहाँ है? तो मल्लीनाथ जी का क्या है, यहाँ पे पशु मेला लगता है, कैटल फेयर नियर द लूनी रिवर। मल्लीनाथ कैटल फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र चैत्र कृष्ण एकादशी दशी टू चैत्र शुक्ल एकादशी। और ये प्राचीनतम, इट इज मोस्ट ओल्डेस्ट कैटल फेयर ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला है, पशु मेला है भाई। इस इतनी बातें आपको क्लियर हुई क्या? फिर उसके बाद में आप यहाँ पे डैम्स लिखिए भाई। इस नदी के दो डैम देखे थे ना हमने। पहले डैम का नाम आप लिखेंगे जसवंत सागर या फिर पिचियाक डैम, सिंपली लिख लीजिए जसवंत सागर या फिर जसवंत सागर है भाई, जसवंत पूरा नहीं है, जसवंत सागर या पिचियाक डैम। ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपका पड़ता है बिलाड़ा जोधपुर में। ये नाम ना आप लिख लेना भाई, बिलाड़ा जो है एक बार एग्जाम में पूछा गया था, बिलाड़ा, पाली, ब्यावर, ये किस नदी के किनारे हैं, ये चीज पूछी गई थी। तो ये जोधपुर में। आपको ये भी पता होना चाहिए बिलाड़ा क्या है। बिला हाँ हम सोचोगे कोई बिल्ला है क्या, कोई खतरनाक सा जो किसी से लड़ लिया होगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बिलाड़ा एक जगह का नाम है जो जोधपुर में पड़ती है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी बन जाता है ये। तो जसवंत सागर जो डैम है, पिचियाक डैम, वो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है। और दूसरा डैम आप लिखना भाई, नाकोड़ा डैम, हमने लिखा ही था, सिंपली बालोतरा करके छोड़ दो, बस ये इसके डैम है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिर आके एक इंपॉर्टेंट बहुत बढ़िया चीज लिखना, इंटरेस्टिंग सी, सेवज। सेवज क्या है, होता क्या है? ये लूनी नदी है मान लेते हैं। लूनी नदी कैसी है? खारी नदी है, तो ये अपनी खराश जो है इधर उधर छोड़ रही है। इधर का ये जो भी एरिया है वो होगा तो वैसे वेट ही, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की अस्थायी झीलें बन जाती हैं। झीलें कोई ऐसे नहीं है कोई छोटा साइज, मेरे हाथ जितनी बड़ी झीलें, थोड़ी साइज में बड़ी होती है भाई। 150-200 मीटर मान लो, या फिर 101 मीटर की मान लो, 50 मीटर की भी मान सकते हो, 51 की मान सकते हो कि नहीं मान सकते, या 49 की मान सकते हो नहीं मान सकते, 49 की मान सकते हो क्या, या 48 की भी मान सकते हो, फिर तो करते जाओ। ऐसे करके ये नदियां बन जाती हैं, सॉरी झीलें बन जाती हैं अस्थायी लूनी नदी के आसपास। अब ये क्या होगी अस्थायी, जब मैं बोल रहा हूँ तो ये सूखेगी क्या, बताना बताना मुझे। अगर ये झीलें अस्थायी है तो ये सूखेगी भी, और ये सूख के थोड़ा सा दलदली सी बन जाती है, मडी, मडी या दलदली, या मार्श भी कह सकते हो वैसे, क्योंकि ये खारी है भाई। वहां पे क्या हो जाता है, बीज उगाने के लिए लोग बीज फेंक जाते हैं यहाँ पे, जो खेती करते हैं वो लोग बीज फेंक देते हैं, और वहां पे क्या उग जाते हैं, पेड़ पौधे उग जाते हैं भाई। ये लो फूल, फूल नहीं बनाओ जब तक आपको बढ़िया नहीं लगता है। तो ऐसे प्रकार की खेती को क्या कहते हैं, सेवज कहते हैं। तो आप सेवज के बारे में लिखे, अस्थायी झीलें, अस्थायी झीलें लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे अस्थायी झीलों के सूखने से, अस्थायी झीलों के सूखने के बाद बचे हुए दलदली भाग में की जाने वाली कृषि को, की जाने वाली कृषि को सेवज कृषि कहते हैं। तो आपको पता चला सेवज क्या है। इंग्लिश वाले लिखो भाई, इन द फ्लो रीजन ऑफ लूनी, इन द फ्लो रीजन ऑफ लूनी ड्यू टू द formation of
temporary lakes, due to the formation of temporary lakes, a muddy or marshy area originates on which agriculture is done, which is called as sewage. यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हुई क्या? और एक लास्ट लाइन लूनी के बारे में और लिख लीजिए। लूनी जो नदी है उसकी लास्ट लाइन क्या है? लूनी के पूर्व में काला भूरा डूंगर पाया जाता है। अब आप मुझे बताना काला भूरा डूंगर जो है वो कहाँ है, या फिर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती इस दुनिया में, ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसे बोल दो। तो काला भूरा डूंगर जो है वो लूनी के पूर्व में पाया जाता है। इन द ईस्ट ऑफ लूनी रिवर काला भूरा डूंगर इज फाउंड। ये वाली चीज़ लिख लो। और ये किसके पास में पाया जाता है काला भूरा डूंगर, वो चीज़ इसके ब्रैकेट में लिख लो भाई। अब आप नहीं लिखोगे तो आपको मैं नहीं बता रहा, एक सेकेंड। अब आ जाते हैं भाई लूनी की सहायक नदियाँ। आप लूनी की सहायक नदियाँ लिखना भाई, सहायक नदियाँ, लूनी की सहायक नदियाँ या फिर ट्रिब्यूटरीज ऑफ लूनी। मैं आपको रटा दूं क्या, सारी रटा दूं क्या? बोलो रटा दो सर। सारी रटा दूं क्या या एक दो छोड़ दूं? चलो भाई रटते हैं। लूनी नदी जो है उसकी ट्रिक को हम क्या समझेंगे? लूनी नदी की ट्रिक के लिए एक चीज़ समझना, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक जवाई है लीलड़ी नाम की लड़की का, या फिर औरत का, कुछ भी समझ लीजिए, या साली समझ लीजिए। साली का जवाई कैसे हो सकता है, तो वो सासू का ही हो सकता है। तो लीलड़ी नाम की एक औरत है या लड़की है, वो अपने जवाई को मिठाई खिलाती है भाई, मीठी मिठाई लेके आती है उसके लिए। लेकिन जवाई जो होता है वो एकदम अकड़ में। जवाई जो होते हैं ना कई ऐसे, एक तो होता है जवाई बेटा, एक होता है भाई जवाई राजा। जो बेटा होता है ना बेचारा, वो घर में घुस के, मतलब जो अपने ससुराल से हो जाता है ना बढ़िया से, कि लाओ भाई आज सब्जी मैं बनाऊंगा। आप जैसे मान लो कोई सासू काम कर रही है तो उसको बोल दिया आप बैठो यार ये काम हम करा देंगे। सब्जी बना रहा है भाई साहब बढ़िया से, झाड़ू पोछे भी कर देता है, उसको बोलते हैं जवाई बेटा। उसको उसको घर वाले तो मतलब प्रेज ही करते हैं। जैसे जिसके ससुराल का वो होता है, तो सासू हो गई या फिर उसका साला साली या जो भी हो गए उसके घर में, वो तो खुश होते हैं कि भाई वाह कितना अच्छा है, हमारे साथ में घुल मिल के रहता है। लेकिन उस एरिया वाले जो लोग हैं वो उसके लिए क्या कहते हैं कि भाई साहब ये तो अपने जवाई से काम कराते हैं, बेशर्मा लोग हैं, जवाई से काम कराओ है, ऐसे करके बोलते हैं फिर। या फिर ऐसे बोलेंगे जवाई जो है इनका फालतू है, घर आके काम करे, यानी कि घर आके काम करता है, ये काम करने बुलाते हैं इसको। छोड़ो, जवाई बेटा ऐसा होता है। जवाई जो राजा होता है ना भाई साहब, वो होता है खतरनाक अकड़ में, ऐसे वही चश्मा लगा के, काला काला चश्मा पहनेगा, अंधेरे में भी रात में भी बढ़िया से ऐसे कुर्सी पे बैठता है ना, तो लात पे लात रख के ऐसे करके मेरे लिए पानी लाओ, चाय लाओ, कॉफ़ी लाओ, पीऊँगा एक ही चीज़, लेकिन लेके आओ सारी चीज़ें, ऐसे करके। तो जो जवाई है, लीलड़ी का जवाई जो है वो भी कुछ ऐसा सा ही है, जवाई राजा है भाई वो। तो उसके लिए वो मिठाई लाई, लेकिन उसने खाई नहीं, और खाई नहीं तब वो क्या हो गई, मिठाई सूख गई। सूखने के बाद में वो खारी भी हो गई भाई, उसमें फंगस लग गई होगी, मुझे नहीं पता। एक बस ट्रिक बतानी है आपको। तो ट्रिक क्या है भाई, सहायक नदियों की ट्रिक सुनना मेरी बात, अब ट्रिक सुनना। सगे जवाई को सगे जवाई को लीलड़ी ने क्या किया? मीठी मिठाई बांटी भाई। लीलड़ी तो बढ़िया है भाई, जवाई काम का नहीं है। मीठी मिठाई बांटी, हुआ क्या? जो सारी सूख गई, ये गई है भैया, आप देख लेना, जो सारी सूख गई। और फिर क्या हुआ उसका? खारी लूण बन गई वो, खारी लूण बन गई, मतलब नमक जितनी खारी हो गई बनी। ठीक है, तो आप जवाई राजा बनोगे या जवाई बेटे बनोगे? हम्म, या आप जवाई बनोगे, कब बनोगे? नहीं बनोगे तो क्यों नहीं बनोगे? देखो सगे से क्या लिखना आप, सागी। सागी नदी देखा था हमने, जसवंतपुरा की पहाड़ी से निकलती क्या? तो सगी, वैसे जवाई भी सगा होता है या वैसे होता ना, तो अब आप याद रख पाएंगे, बिल्कुल भी कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी में। सागी नदी लूणी की सहायक नदी है, साबी नहीं है, ठीक है। जवाई से आप जवाई लिख लो, यहाँ पे लिख लो भाई, मेरे क्यों हाथ दुखा रहे हो। ओ से कोई नदी नहीं है, ठीक है।
तो ये क्रॉस करते हुए चलना भाई, बाद में फिर करते फिरोगे। को से कौन सी नदी? लीलड़ी से लीलड़ी लिख लो। मीठी से आप मीठड़ी नदी लिख लो भाई, मीठड़ी नदी। मिठाई से आप लिखेंगे मथाई। बाटी से आप लिखेंगे बांडी। हाँ, आपके हाथ तो दुखाएंगे भाई, सारा पढ़ा मैं ढंग से पढ़ा। जोजड़ी, जो से जोजड़ी, सारी से क्या आ जाएगी? सरस्वती नदी। तो आप सरस्वती लिख लेना, और ऐसे भी करके लिख सकते हो यार, इधर सरस्वती लिख लो, ये सरस्वती है भाई। इधर सूख से सूखड़ी लिख लो, सूखी से। गई से लिख लो भाई गुहिया, यहाँ पे नीचे लिख लो कहीं भी, जहाँ पे आपको सही जगह लगे ना वहाँ पे लिख लो आप, तो कॉपी के बाहर लिख दो, टेबल पे लिख दो, कहीं भी लिख दो। फिर खारी से, खारी से क्या लिखना है? खारी से लिखना है आपको खारी नदी। ये कितना हार्ड नाम था, खारी नदी। फिर लूण से लूणी खुद भी आ गई इसी के अंदर घुस गई, तो भाई देख लो। और बनी से कुछ नहीं बना। तो ये है भाई इस लूणी नदी की जितनी भी नदियाँ थी उसकी ट्रिक्स। तो आपको क्या ये सारी ट्रिक सही लगी क्या, या फालतू ट्रिक है? आज के बाद कभी ट्रिक मत बताना, बना देना, वरना फिर भाई साहब कंप्लेंट कर देंगे आपकी। ये ट्रिक है, आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो जल्दी से ताकि हम आगे बढ़ जाएं। लिख लिया क्या भाई? ट्रिक कैसी लगी रे भाई, फालतू है क्या? तो फिर उसके बाद में इसी सहायक नदियों के बारे में एक लाइन और लिखना कि सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ पाली में है। पाली में नहीं है क्या भाई? मुझे बताओ, आप खुद बताओ। ऐसे करके हमने एक चीज़ देखी थी, देखो, गुहिया पाली में, बांडी पाली में, मीठड़ी पाली में, टुकड़ी पाली में, जवाई पाली में, आपका सब पाली पाली में है। तो ज़्यादातर जो नदियाँ हैं पाली से निकलती है, सहायक नदियाँ ज़्यादातर पाली से निकलती है। उसके अलावा एक लाइन और समझाना चाहता हूँ मैं आपको, वो समझिए आप मेरे से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी लाइन है ये। अब आप ऐसे समझना कि आप हो, मेरे पास में एक बहुत बढ़िया सी नाव है, और मैं नाव चलाता हूँ लूनी नदी के अंदर। और आपके पता नहीं क्या जच्ची कि आपने बोला कि सर हमें भी इस नाव के अंदर बिठाओ। मैं लूनी नदी के ऊपर जो नाव चलाता हूँ, जब लूनी नदी यहाँ से शुरू होती है तो ये बोट भी कुछ ऐसे से ही चलेगी ना, इस डायरेक्शन में। अब आप इस बोट में बैठे हो, इमेजिन करना। तो इस बोट का ये वाला हिस्सा आपके लिए क्या हो जाएगा, मतलब देखने को तो भले ही कागज में जब देखोगे तो आपको ये लेफ्ट लगेगा, लेकिन बोट के लिए ये क्या हो जाएगा? राइट, क्योंकि आपका मुंह किधर है? इस डायरेक्शन में मुंह है आपका, है ना? और ये वाला लेफ्ट हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं, सरस्वती नदी जो है नाग पहाड़ के आसपास की ही किसी पहाड़ी से निकल रही है, तो उसको तो कोई अलग से काउंट करेंगे नहीं कि राइट की कोई नदी है। लेकिन आप मुझे देख के बताना, राइट में, लूनी नदी के राइट में कोई भी नदी है क्या जोजड़ी के अलावा? नहीं है। तो एकमात्र ऐसी नदी है जो है उससे निकल रही है, किससे? उससे, राइट साइड से। या फिर इस साइड को मैं नॉर्थ साइड भी तो बोल सकता हूँ। ये तो नॉर्थ हो गया ऊपर जो है, और नीचे क्या आता है? साउथ आता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लूनी नदी के राइट से या फिर उत्तर से केवल एक नदी आती है, जबकि लेफ्ट से देखो सारी नदियां जो बची हुई वो लेफ्ट से ही है, सारी की सारी। और ये लगभग लगभग साउथ में भी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि साउथ साउथ में नहीं है क्या ज्यादातर नदियां? देखो ये साउथ में तो पड़ी है सारी, सागी वागिर ये सब, इसलिए सभी को साउथ में घुसेड़ लिया इसने, बस बात ये। तो कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट समझ में आया क्या आपको? कि जोजड़ी जो है वो एकमात्र ऐसी नदी है जो लूनी के राइट में से निकलती है, और बाकी की नदियां कहाँ से निकलती है भाई? मतलब मिलती कहाँ से है? लेफ्ट से मिलती है। तो आप क्या लाइन लिखेंगे यहाँ पे, जो आपने लिखा ना कि सबसे ज्यादा पाली में सहायक नदियां हैं, नदियां सारी सहायक नदियां सारी सहायक नदियां दक्षिण अथवा बाईं ओर से, परंतु परंतु जोजड़ी जोजड़ी उत्तर या दाईं ओर से आके मिलती है। आप इंग्लिश वाले क्या लिखना, जोजड़ी इज द ओनली रिवर, जोजड़ी इज द ओनली रिवर विच कम्स फ्रॉम द राइट ऑफ द लूनी रिवर। राइट या फिर ब्रैकेट में नॉर्थ लिख लेना भाई, नॉर्थ लिख लेना। अदर देन दैट ऑल द रिवर्स कम फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द लूनी। लेफ्ट के ब्रैकेट में आप साउथ भी लिख लेना भाई। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हुई क्या है? आप एक लाइन और लिखना,
जो भीलबेरी जलप्रपात है ना उसके बारे में यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख लो। भीलबेरी जलप्रपात के बारे में या भीलबेरी वाटरफॉल के बारे में एक लाइन लिखना। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। प्रपात प्रपात, ठीक है, प्रताप मत लिख लेना। तो ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी हाइट कितनी है? 182 फीट लिखेंगे या फिर 50 मीटर लिख लो भाई। इंग्लिश वाले क्या लिखना? इंग्लिश वाले लिखना भीलबेरी वाटरफॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ राजस्थान। इसकी हाइट कितनी लिख लेंगे आप? 182 फीट या फिर 50 मीटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दूध सागर ऑफ राजस्थान। झरना जब बहता है तब दूध की तरह लगता होगा भाई। दूध सागर ऑफ राजस्थान, इसे राजस्थान का दूध सागर भी कहते हैं। अब आप एक एक करके छोटी छोटी जो बातें हैं सारी नदियों के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लगाना जोजड़ी नदी। भाई ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये लूनी नदी ऐसे ही नहीं है, जोजड़ी नदी। और आपको कुछ ऐसे रटने जैसा लगा क्या? नहीं लगा ना। सबसे पहले जोजड़ी नदी के बारे में आप लिखेंगे पोंडलू गांव। वैसे तो आप लिख चुके हो, फिर भी लिख लो पोंडलू गांव। विलेज, पोंडलू विलेज, नागौर। इसके बारे में एक स्पेशल बात लिखना, ये एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली से, नहीं सॉरी, आप ये लिखना कि यह अरावली से नहीं निकलती है। नॉट फ्रॉम अरावली, इंग्लिश में लिखना डू नॉट, डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली। यह अरावली से इसका उद्गम नहीं होता है। इसका उद्गम अरावली से नहीं होता है, या अरावली से इसका उद्गम नहीं होता है। तो भाई हम क्या लिख रहे थे? जोजड़ी के बारे में लिख रहे थे कि ये पोडलू गांव से निकलती है। ये बात तो आपको पहले ही पता है, लेकिन ये अरावली से नहीं है, अरावली के हिल्स से नहीं निकलती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। जोजड़ी कौन सी नदी है जो अरावली के हिल्स से नहीं निकलती है? लूनी की सहायक नदी कौन सी ऐसी है? तो ये जोजड़ी है, पता नहीं कहाँ से आती है, अपने बुआ के घर से आती है, लेकिन ये अरावली से नहीं आती भाई। फिर इसके बाद में एक इसके बारे में ना एक चीज़ लिख के छोड़ दो, आप तो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। एक भाई रिवर फ्रंट बनेगा। रिवर क्या, फ्रंट क्या होता है? रिवर के सामने रिवर का फ्रंट होता है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मूर्ति बना दी, जैसे मान लो मेरी मूर्ति बना दी है ना, या फिर कोई और मूर्ति बना दी, ये भालू की मूर्ति बना दी, ऐसा होता है भालू है ना, या कोई कुछ भी बना दिया भाई। ऐसे करके ना अलग अलग मोन्यूमेंट्स बनाते हैं बेसिकली, अलग अलग घूमने के। जैसे कोटा के अंदर भी है बढ़िया फेमस, तो रिवर फ्रंट बनाया जाएगा बढ़िया से यहाँ पे। और उसके लिए एक प्रोजेक्ट चल रखा है, पेरिस से ही सिमिलर प्रोजेक्ट है। तो पेरिस की तर्ज पे आप लिखो, पेरिस की तर्ज पे जोजड़ी नदी पर, जोजड़ी नदी पर वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट। आप इंग्लिश में भी ऐसे लिख, हिंदी में भी ऐसे लिखना, वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट इज proposed for जोजड़ी रिवर ऑन द बेसिस ऑफ पेरिस। और ये सालावास से बोरनाड़ा तक चलेगा भाई। आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए सालावास किधर है। सालावास और टू बोरनाड़ा, ये दोनों ही जोधपुर में है, बोरनाड़ा। तो आपको ये एक आइडिया होना चाहिए बोरनाड़ा किधर है। आपके नोट्सों में लिखी हुई रहेगी ना, तो आपके आंखों में थोड़ी थोड़ी जाएगी और आपके दिमाग तक इतनी सी तो पहुंचेगी, बस इतनी सी पहुंचानी है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लीलड़ी नदी के बारे में लिख ही चुके, तो मत लिखना भाई। लीलड़ी नदी जो है जवाजा से निकलती है, बार बार में। मीठड़ी के बारे में भी मत लिखना, पाली से निकलती है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बांडी के बारे में लिखना भाई, बांडी नदी लिखो, बांडी हेडिंग लिखना भाई, नेक्स्ट हेडिंग लिखना बांडी। बांडी रिवर बहुत ही केमिकली वो है, दूषित नदी, क्योंकि यहाँ पे रंगाई और छपाई जो है उसकी इंडस्ट्रीज है। तो आप लिखना रंगाई तथा छपाई इंडस्ट्रीज, या फिर रंगाई तथा छपाई के कारखानों के वेस्ट, वेस्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में, अपशिष्ट पदार्थों के उससे मिलने से ये नदी रासायनिक रूप से दूषित हो जाती है, तथा इसको राजस्थान की रासायनिक नदी कहते हैं। तो राजस्थान की रासायनिक नदी कहते हैं। इंग्लिश वाले लिखना भाई, अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यार्थी लिखना कि ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ वेस्ट ऑफ डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज। डाइंग मतलब मर जाने वाला डाइंग नहीं, डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ
द वेस्ट ऑफ द डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, बांडी रिवर becomes chemically polluted, thus it is called as chemical river of राजस्थान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही घिसा पिटा, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, आपके पड़ोस वाले को भी पता होगा। अब तो कितना पुराना हो गया। तो भाई ये वाली बात लिख लीजिए। और इसके बाद में एक ये चीज़ आप जानते हैं, हेमावास हिल से निकलती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक लास्ट लाइन इसके बारे में लिखना, आहुआ और पाली शहर इसी के सहारे है। आहुआ तथा पाली शहर इसी नदी के किनारे है। आहुआ एंड पाली, आहुआ सॉरी मैंने लिखा नहीं, आहुआ एंड पाली, पाली तो लिख सकते हो क्या आप, पाली इसी नदी के किनारे है। आहुआ एंड पाली सिटीज आर ऑन द बैंक, किनारे को बैंक बोलते हैं, बैंक्स ऑफ बांडी रिवर। आहुआ क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको 1857 की क्रांति में पता चलेगा भाई, इसलिए मैंने लिखा है ताकि आपको एक आइडिया रहे यार। ये चीज़ें ना कोई ऐसे नहीं आपको एग्जाम में ही पूछेगा, हल्की हल्की चीज़ें, जहाँ पे मैं बोलूँ ना, मैं नहीं बोलूँ तब समझ जाना काम की चीज़ है, क्योंकि एक भी फालतू की चीज़ पढ़ाऊंगा तो नहीं बिल्कुल भी। लेकिन जहाँ पे मैं बोल जाऊँ ना कि यार ये चीज़ आपके लिए बस नॉलेज के लिए है, तो आप उसको थोड़ा सा हल्के में ले सकते हो। बाकी हल्के में तो क्यों ही लेते हो यार, पढ़ाई करने बैठे हो तो। जैसे आप मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको, जब आप मूवीज़ देखते हो तब कभी ऐसे होता है क्या यार, 3 घंटे की मान लो मूवी है, तो 2 मिनट यार पढ़ के आ जाता हूँ, ज़रा सा रिविजन करके आ जाता हूँ, मज़ा आ जाएगा। आप पूरी मूवी देखते हो तो मूवी देखते हो, या फिर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे क्रिकेटर्स जो होते हैं, विराट कोहली को समझिए या धोनी समझिए, ये कभी प्रैक्टिस करते हैं या फिर मैच में खेल रहे थे, इनके ऐसे है क्या कि जल्दी से एक रील तो देख लूं, मैंने आज सुबह जो फोटो डाली थी उस पर कितने लाइक्स आए हैं, या फिर उसके ऊपर कमेंट्स कितने आए हैं, है ना, फलाने जी ने कमेंट किया कि नहीं किया। तो वो ऐसी चीज़ें वो थोड़ी करते हैं। तब आप अपने साथ क्यों धोखा करते हो, पढ़ते पढ़ते कोई सोता हुआ पढ़ेगा, कोई लेटा हुआ पढ़ेगा। ऑनलाइन की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि कोई सोता हुआ पड़ता है, कोई आधी क्लास छोड़ के बची हुई बाद में देखेगा, या फिर कभी देखेगा ही नहीं, 3 दिन बाद याद आएगा कि यार कुछ तो एक बांडी नदी थी या फिर लूनी नदी थी जो बह रही थी, पता नहीं कहाँ पे बीच में रोक दी थी मैंने। तो आपके चक्कर में कहीं पे बाढ़ आ सकती है भाई, तो पहले पूरी नदी खत्म करो। उसके बाद में आगे आप क्या लिख रहे थे, आहुआ तथा पाली शहर इसी के ऊपर है। भीलबेरी जलप्रपात के बारे में हम बात लिख चुके हैं, तो राजस्थान का क्या कहते हैं, दूध सागर भी कहते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद में सूकड़ी नदी के बारे में क्या लिखना है, सूकड़ी नदी के बारे में कुछ नहीं लिखना, सारी चीज़ें आप उसमें लिख चुके हो कि इसके ऊपर बांकली बांध है, इसके ऊपर सरदार समंद बांध है, और स्वर्णगिरी जो जालोर वाला जो दुर्ग है वो इसी के सहारे है, इस नदी के। तो कुछ मत लिखो फालतू में, नोट्स क्यों बढ़ा रहे हो। उसके बाद जवाई नदी लिखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट नदी जवाई नदी। मेरे आज दोनों हाथ गायब हैं, जवाई नदी ये किसी और के हाथ हैं, किराए पे लेके आओ। जवाई नदी जो है वो कहाँ से निकलती है भाई, गोरिया गाँव। अब लिख लिया तो उद्गम भी लिख लो, गोरिया गाँव आपको पता ही है, जवाई गोरा है भाई। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखना, और आगे बढ़ेंगे हम इसके बारे में, बाली तहसील में भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है 3-4 बार। बाली तहसील पाली में, पाली की एक तहसील है जिसका नाम है बाली, और उसका एक गांव पड़ता है गोरिया गांव, वहाँ से लाए हो आप जवाई। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप वहाँ से जवाई नदी निकलती है, उद्गम है। और ये जाके मिलती कहाँ है, ये लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने जो देखा था, ये जो नदी थी जवाई जो नदी है, बाड़मेर के अंदर भी गुड्ढा मलानी के अंदर ये नदी मिलती है। तो आप लिखो भाई, बाड़मेर के गुड्ढा मलानी, गुड्ढा बूढ़े आ गया क्या, नहीं आया। इसका संगम लिखना भाई, कन्फ्लुएंस लिखना, संगम बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी लिखवा रहा हूँ। गुड्ढा मलानी बाड़मेर गुड्डा मलानी बाड़मेर, यह अब आप लिखना इसके बारे में, यह लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इट इज़ लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी, इट इज़ लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी। इसके बैंक पे क्या है, इसके किनारे कौन सा शहर है, एरिनपुरा। ये भी 1857 की क्रांति में आता है। एरिनपुरा छावनी थी यहाँ पे। इस नदी के किनारे, जवाई नदी के किनारे एरिनपुरा, एरिनपुरा लोकेटेड है, स्थित है। ठीक है, एरिनपुरा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। ठीक है, फिर उसके बाद में सुमेरपुर के अंदर आप, अब आप इसी के अंदर एक छोटी सी सब हेडिंग लगाना, स्टार लगा के या पॉइंट लगा के, जवाई डैम, जवाई डैम। वही जवाई नदी जो है, जो उसके ऊपर एक जवाई डैम पाया जाता है, सुमेरपुर पाली के अंदर पाया जाता है। ये भी लिख लो आप फिर से, सुमेरपुर पाली के अंदर पाया जाता है। बनवाया किसने था, ये इंपॉर्टेंट है। तो उम्मेद सिंह नाम के राजा ने बनाया था। उम्मेद सिंह जो राजा है
कहाँ के? जोधपुर के राजा हैं। ये तब की बात है जब भारत लगभग आज़ाद हो चुका था, सारी घोषणाएं हो चुकी थी, बस फॉर्मेलिटी बाकी थी। तब उम्मेद सिंह ने यहाँ पे जवाई दे दिया, जवाई डैम जो है वो बनवा दिया। इसको लगभग इतना टाइम लगा, कितना टाइम लगा? 11 साल लग गए टोटल पूरा बनने में, है ना। बस एक ध्यान होना चाहिए, लगभग आज़ादी से 1 साल पहले। इतनी सी बात आपको समझ में आई क्या? उम्मेद सिंह याद रखना भाई। इसके अलावा ये इसी के बारे में बात चल रही है, जवाई डैम जो है, जवाई डैम के बारे में आप एक चीज़ ये लिखना है कि इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। मारवाड़ में कौन कौन आता है? मारवाड़ में आता है हमारा जोधपुर आ गया, पाली आ गया, या ये इधर वाले जो जितने भी मैंने आपको बताया था मेरवाड़ा वाली जो पहाड़ियाँ हैं, उसके इधर जितने भी है ये मारवाड़ रीजन में आते हैं। और मैं क्या कह रहा था, इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज अमृत सरोवर ऑफ मारवाड़। अमृत सरोवर मतलब अमृत के बराबर मान लेते हैं इसको। क्यों मान लेते हैं उसका रीज़न बताता हूँ, पहले आप लिख लो। अमृत सरोवर क्योंकि भाई सरोवर, सरोवर तालाब को कहते हैं वैसे, और अमृत सरोवर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मारवाड़ वाले एरिया के अंदर पानी प्रोवाइड कराने का काम करता है। क्योंकि आप देखिए ना, मारवाड़ वाला रीजन कैसा है, अर्ध शुष्क है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं है भाई। तो इसको पानी प्रोवाइड कराने के लिए जवाई जो है इनके लिए तो भाई अमृत से भी बड़ा है, तो अमृत सरोवर है इनके लिए। और फिर उसके बाद में इसके बारे में ये लिखना कि पश्चिमी राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से, जल भराव, पश्चिमी राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध। पश्चिमी राजस्थान का बोला, राजस्थान का नहीं बोला है। वैसे ही मैंने वो जो बोला था ना, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूणी, तो वो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी नहीं है भाई लूणी। तो जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध। अब क्या होता है, कई कई बार इसके अंदर भी जवाई जो है, ये मैंने बोला ना कि जितनी भी नदियां हैं लगभग सारी सीजनल नदियां हैं, मौसमी नदियां हैं। अब पानी नहीं है तो पानी कहाँ से लाओगे? लूणी नदी में ही पानी नहीं आ रहा तो जवाई में पानी कहाँ से जाएगा? वैसे तो ये इसकी सहायक नदी है। मैं क्या कहना चाह रहा था, लूणी नदी में पानी नहीं आया तो इधर जो जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उनमें भी कैसे पानी आएगा? और उनमें अगर पानी नहीं आएगा तो जवाई जो है, जो डैम जो है वो भी सूखा सा रहेगा लगभग। उसका भी एक इलाज किया है। उस टाइम पे जवाई के लिए एक टनल होती है भाई, वो है हमारी राजस्थान की पहली जल सुरंग। आप एक छोटा सा, नहीं पॉइंट मत बनाइए, छोड़ो रहने दो, आप ऐसे करके लिखो कि, आप लिखो मैं बताता हूँ आपको। आप लिखना भाई, जवाई बांध में पानी की जवाई बांध में पानी की कमी होने पर सेई नामक जल सुरंग से, जल सुरंग आप इसी के ब्रैकेट में लिख लो, राजस्थान की प्रथम जल सुरंग। राजस्थान की प्रथम जल सुरंग लिखना, पूरा नाम लिखना, राजस्थान की प्रथम जल सुरंग सेई नामक जल सुरंग से जलापूर्ति की जाती है। इंग्लिश वाले लिखना भाई, इंग्लिश वाले लिखना, इन वाटर स्कैरसिटी कंडीशंस, या फिर वाटर स्कैरसिटी, वाटर स्कैरसिटी कंडीशन, इन वाटर स्कैरसिटी कंडीशन, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना प्लीज। वाटर स्कैरसिटी कंडीशंस, इन वाटर स्कैरसिटी कंडीशंस ऑफ जवाई डैम, सही वाटर टनल इज, सही वाटर टनल SEI, सही वाटर टनल इज यूज्ड एज द वाटर सप्लायर। ये सही टनल के बारे में ब्रैकेट में आप भी लिखना भाई कि इट इज़ फर्स्ट वाटर टनल ऑफ राजस्थान, इट इज़ फर्स्ट वाटर टनल ऑफ राजस्थान, ये चीज़ आप लिखना ना। और इसके बारे में ये कहाँ पे है, तो ये उदयपुर में है। हम थोड़ा सा डिटेल में आगे देखेंगे इसके बारे में, हल्का सा और देखेंगे इसके बारे में। तो ये जो जल सुरंग है, ये सेई के बारे में एक लाइन और लिख लेना, सेई जो नामक, ऐसे करके लिख लो, सेई के बारे में लिखो 1971 से लेके 77 तक, ठीक है, 77 तक, ये वाली बात लिख लो। अब ये जो है हमने इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर बोला, तो जो जवाई जो है, जवाई बांध की बात चल रही है भाई, सही नदी की बात नहीं, ये सही टनल की बात नहीं चल रही है। जवाई जो डैम है उससे किस किस को जलापूर्ति होती है? बांध द्वारा। आप ऐसे लिखना हिंदी वाले, जवाई बांध द्वारा जो व्याजाती जिले लाभान्वित होते हैं, आप ऐसे लिखना, ऐसे का ऐसे लिख लो, जिले लाभान्वित। हिंदी वाले भी, इंग्लिश वाले भी ऐसे लिख लो भाई, लाभान्वित होते हैं, लाभान्वित होते हैं, ये चीज़ लिख लो। जो से कौन आ जाएगा? जोधपुर आ जाएगा, मारवाड़ वाला। ब्यावर, जा से आ जाएगा जालोर,
सी से आ जाता है सिरोही। ये जिले इसकी वजह से, और पाली खुद है ही है भाई, पाली में है तो पाली को भी तो पानी देंगे ना, तो पाली को तो भूलना मत। ऐसे थोड़ी है कि यार हलवाई जो होता है अपनी मिठाई की दुकान में से घर पे मिठाई नहीं लेके जाता, उसको घर पे बोलते हैं कि भाई आज करवा चौथ है तो 1 किलो लड्डू लेके आना, 1 किलो फलानी चीज़ लेके आना, तो वो किसी दूसरे हलवाई के पास से जाके लेके आ रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये बात थी हमारी जो लूनी नदी है उसकी पूरी बात। तो लूनी नदी यहाँ पे समाप्त होती है, बढ़िया से इसको श्रद्धांजलि दे दो विनम्र। और ये रण, कच्छ के रण तक फाइनली पहुँच गई है, वहाँ पे जाके ये विलुप्त हो जाती है, और विलुप्त होने के बाद में ये इसका कुछ पानी जो होता है वो अरब के सागर में चला जाता है। बहुत ज़्यादा बाढ़ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर वो पानी होता है, तो वो बढ़िया से भी जाता है ऐसे रेलों की फॉर्म के अंदर, टूटता फाटता हुआ सा ऐसा। तो इस प्रकार से एक नदी पूरी हो गई है। आगे हम और नदियाँ करेंगे। नदियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसको लर्न करना सबसे मुश्किल की बात होती है, इसलिए ये सबसे एक प्रकार का राजस्थान जियोग्राफी का ऐसा पार्ट है जिसको देख के बच्चा डर जाता है भाई, कि यार नदियाँ जो है ना, एक नदी मेरे कमरे से निकल के वॉशरूम तक जा रही है, एक नदी मेरे रसोई से इधर निकल रही है, और मैं कभी इधर जा रहा हूँ कभी उधर जा रहा हूँ, ऐसे करके वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो ऐसी कन्फ्यूज़न में आपको ज़रा सी भी नहीं होने दूंगा नदियों में। आप बढ़िया से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आपको कोई भी समस्या हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके मैसेज कीजिए भाई, उस पर आप मैसेज क्यों नहीं करते? आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यही मैसेज कर दो कि भाई मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, तो मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके मैसेज कर देना, ठीक है? लेकिन आप वहाँ पे एक्टिव तो रहो। आप पढ़ नहीं रहे क्या? आप क्लास देखो बढ़िया से, आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वो सोल्व करो। आपके कोई नहीं हो तो मुझे बताओ, ऐसा होगा नहीं कि आपके कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो। और लूनी नदी ख़त्म हो जाती है, क्यों फालतू में मिनटें बढ़ाएं आपकी। और मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास के अंदर दूसरी नदी के साथ में। अरब सागर की नदियाँ हैं, अरब सागर की नदियाँ ख़त्म करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, फिर उसके बाद में आगे और भी नदियाँ ख़त्म करते हुए चलते हैं। ऐसे करते करते एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा राजस्थान जियोग्राफी में। तो चलो भाई चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।